नाम एल की रेड डेथ का इलाज बस एक बूंद होली वाटर से हो सकता है जो कोवेट्स क्लैन के पास है। वहीं दूसरी ओर बॉम्ब जाग गई थी और चिहुआहुआ की दाढ़ी से खेलने लगी थी। विकर ने खिड़की की ओर देखा। फैसला हो चुका था, उसे निकलना था। सेंट मक्का की ओर सेंट मक्का की सिटी गेट पर 2 गार्ड्स खड़े थे। तभी उन्होंने कुछ आता देखा। रुक जाओ, दोनों ने अपनी स्पीयर्स आगे कर दी। एक पुरानी सी गाड़ी पास आई, घोड़े की लगाम थामे एक बूढ़ा आदमी। सर जोसेफ, गार्ड्स ने पहचान लिया। ऑयल शॉप वाले फर्स्ट फ्लोर से। इस गाड़ी में क्या है? जोसेफ ने एक दस्तावेज निकाला। ऑयल है, यही लिखा है इंपोर्ट परमिट में। एक गार्ड गाड़ी की ओर बढ़ा। इंस्पेक्ट करना जरूरी है, ऊपर से आदेश है। जोसेफ परेशान हो गया। हर बार आना होता है, अब भी जांच करनी है। पर गार्ड ने एक बैरल चुन लिया। वो वही बैरल था जिसे जोसेफ नहीं चाहता था। बस ये मत खोलो। जोसेफ मन ही मन कांपने लगा। गार्ड ने ढक्कन खोला। तेल भरा हुआ था, साफ सुथरा, कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, अंदर जा सकते हो। सेंट मक्का की सड़कें शांत थी, जैसे किसी ने शहर की धड़कनें रोक दी। जोसेफ मुड़ा और उन बारल्स की ओर देखा। अब बाहर आ सकते हो, उसने धीमे से कहा। तभी जिस बारल की जांच हुई थी उस पर हल्की सी हलचल हुई। धक, ढक्कन गिरा। तेल के बीच से एक शख्स निकला, सिर से पांव तक तेल में लिपटा हुआ, चेहरे पर एक क्रो मास्क। जोसेफ की सांसें थम गई। अब मैं जा सकता हूं, है ना? वो कांपती आवाज में बोला। क्रोमैन ने सिर्फ एक शब्द कहा, वेट। जोसेफ की गर्दन अकड़ गई। क्रोमैन ने एक थैला बढ़ाया। ऑक्स पेयर के नाइन, जैसा वादा किया था। जोसेफ ने थैला लिया। धन्यवाद। क्रोमैन बिना कुछ बोले एक संकरी गली में उतर गया और अंधेरे में गुम हो गया। जोसेफ वहीं खड़ा रहा। 2 घंटे तक वो उस तेल में डूबा रहा। क्या वो इंसान भी था? अब वो क्रोमैन एक ऊंची मीनार पर खड़ा था, सेंट मक्का के पूरे शहर को निहारता हुआ। धीरे धीरे उसने अपना मास्क उतारा। विकर गहरी सांस ली। तेल में 2 घंटे रहना, रिवर स्टिक्स में 7 मिनट डूबे होने जैसा लगा। इन्फिल्ट्रेशन सफल रही। सेंट मक्का, कोवेट्स क्लान का घर, आबादी 1,60,000। यहाँ चर्च की पकड़ इतनी मजबूत थी कि लोग लालच और वासना जैसे भावों को भी छोड़ चुके थे। जमीन पर सोना पड़ा तो भी कोई नहीं उठाता। शहर एकदम अनुशासित था, एकदम पवित्र। तभी घंटियों की आवाज गूंजी। विकर ने ऊपर देखा। ये घंटी, इसके बजते ही सब कुछ रुक जाता है। और सच में लोग चलते चलते रुक गए, सड़कों पर ही घुटनों के बल बैठ गए और प्रार्थना शुरू कर दी। सेंट मक्का की सड़कों पर सफेद कपड़ों में खड़े लोग, आंखें बंद किए, एकदम निश्चल, एक सांस भी बिना हलचल के। विकर उस बर्फ जैसे ठहरे हुए हुजूम के बीच धीरे धीरे निकल रहा था। किसी को उसका एहसास तक नहीं हुआ। ये लोग जी कैसे लेते हैं इतनी घुटन में? वो सोचता रहा। रात गहराती गई। विकर एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसके इर्द गिर्द सन्नाटा और भी घना हुआ, उसने जैकेट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला, एक कांच की छोटी सी बोतल निकाली और धीमे धीमे उसका सारा तरल कुएं में उठेल दिया। वो कोई आम पानी नहीं था, रेड डेथ का जहर, ऑल के ब्लड, स्वेट और टीयर्स से निकला हुआ एक जानलेवा प्लेग जो हवा में फैलता था, छूते ही शरीर को बर्बाद कर देता। विकर जानता था कि ये तरीका बेहद खतरनाक है, पर हालात बहुत ज्यादा अर्जेंट थे। हर सेकंड एक जिंदगी तय कर सकता था। लेकिन ये जगह एक होली टेरिटरी थी। उसे पूरा यकीन था कि इस शहर के सख्त नियम इसका जवाब जल्दी देंगे, इससे पहले कि कोई मरे। तभी 3 छोटे बच्चे वहां पहुंचे। कौन है ये? एक बच्चे ने फुसफुसाकर पूछा। वो आदमी कुएं के पास कुछ कर रहा था। मुझे डर लग रहा है। विकर ने अभी तक पीठ मोड़ी नहीं थी, पर उनकी आवाजें उसके कानों तक पहुंच चुकी थी। चलो यहाँ से, ये खतरनाक लगता है, एक ने कहा। तभी विकर मुड़ा। उसकी नजर उन बच्चों पर पड़ी, ठंडी, निडर, गहराई से भरी नजर। तीनों बच्चे एक पल के लिए जैसे पत्थर बन गए। फिर विकर की आवाज गूंजी, इस कुएं को छूना मत, ये श्रापित है। जो इसमें से पानी पिएगा मौत से नहीं बच पाएगा। बच्चों के चेहरों का रंग उड़ गया। भूत है, ये तो भूत है। चीखते हुए भाग गए, कसमें खाते हुए। कभी इस कुएं से पानी नहीं पिएंगे। विकर मुस्कुराया। अब ये कभी इसके पास नहीं आएंगे। फिर उसने एक डैगर कुएं के पास फेंकी और बुदबुदाया, लेवियाथान क्लैन की जहरीली ब्लेड, हर निशान काम आएगा। उसका शक था कि जंगलों में रेड डेथ फैलाने वाले यही लोग थे, और वो जानता था कोवेट्स और लेवियाथान क्लैन कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते थे। अब लड़ाई तो पक्की है। विकार की आंखों में चमक आ गई। अब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ एक काम बाकी था। होली वाटर, उसकी बूंद गिराने का समय आ रहा था। अब सेंटेस डोलोरेस से मिलना होगा। चांदनी एक भव्य मैंशन पर उतर रही थी। एक परी जैसी रोशनी हर कोने को छू रही थी। मैंशन के बाहर एक भारी भीड़ जमा थी। हर चेहरा एक ही आस में, सेंटेस एक बार बस सामने आ जाए। हर कोई अपनी पीड़ा लेकर आया था। हर कोई उसके चमत्कारी हाथों की तलाश में। भीड़ की गूंज मैंशन के दरवाजे तक जा पहुंची, जहां से एक कोमल पर गूंजती हुई आवाज आई, इतनी रात को क्यों आए हो? लोग सन्न रह गए। सेंटेस, ये वही है। अब सब अपनी पहचान बताने लगे। एक नौजवान आगे बढ़ा। मैं डोर स्माइल रीजन का लॉर्ड हूँ, जॉनथन क्लैन का पहला वारिस और एलन क्लैन का दामाद भी। उसके पीछे एक और बोला, मैं इप्सन गिल्ड एसोसिएशन का ओवरसियर हूँ, बुर्जुआ फैमिली का एक्सपोर्ट देखता हूँ और काउंट बॉस्टनर ला बास्करविल के अधीन 2 साल नाइट रह चुका हूँ। आखिर में एक बूढ़ा आगे आया। मैं अपने पूरे ग्रैनरी, बीच फ्रंट विला और 4 स्पेशल कैरेजेस दे दूंगा, बस मुझे ठीक कर दो। दरवाजे के उस पार सेंटेस की आवाज अब पहले से सख्त थी। क्या सिर्फ तुम्हारी दौलत या ओहदा इतनी रात को मेरे दरवाजे खुलवा सकता? हरगिज नहीं। उनकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी, बस एक साफ इनकार। भीड़ ने मायूस होकर धीरे धीरे वहां से हटना शुरू किया,
पर जब सब चले गए तो एक परछाई अब भी वहीं खड़ी थी, चुपचाप, बिल्कुल अडोल, चांदनी में डूबा। क्रो मास्क पहने विकॉर, उसका मन एक पुरानी याद में डूबा हुआ था। रिग्रेशन से पहले मैंने इसे देखा था, एक युद्ध का मैदान, चारों ओर घायल सैनिकों की चीखें और उनके बीच वो सैंटेस, उसके सफेद वस्त्र खून में भीगे हुए, और फिर भी उसकी डिवाइन पावर्स चल रही थी। जख्मों पर हाथ रखती, दुआ करती बिना थके। वो औरों जैसी नहीं थी, उसे न पैसे की भूख थी न ओहदे की। तभी वही आवाज वाइकोर की ओर मुड़ी। तुम कौन हो, यहाँ क्यों रुके हो? वाइकोर ने घुटनों के बल झुकते हुए जवाब दिया, मैं एक भटका हुआ मेमना हूँ। खामोशी, मगर वो वहीं झुका रहा। कुछ पल बाद दरवाजा धीरे से खुला और एक सुनहरी रोशनी दरवाजे से बाहर छलकने लगी। सेंटेस ने उसे अंदर बुलाया। हॉल के अंदर की रोशनी मानो दिन का उजाला। बीच में एक भव्य पानी का फाउंटेन, जिसके बीच में थी एक एंजेलिक स्टैचू। सेंटेस की आवाज उसी मूर्ति से आई। क्यों और कैसे भटक गए तुम? वाइकोर ने एक पल सोचा, क्या वो मुझे सीधे मिलने नहीं आएगी? पर फिर खुद ही जवाब दिया, मेरे जैसे रहस्यमय इंसान को वो क्यों अपना चेहरा दिखाएगी? उसने फाउंटेन की चौखट पर एक चमड़े की थैली रख दी। स्लम्स में एक एपिडेमिक फैल रहा है। ये उसी कुएं का पानी है जिसमें एक अभिशप्त एनर्जी है। अगर आप सच में डिवाइन हैं तो आप इसे महसूस कर सकती हैं। मूर्ति चुप रही। अचानक, झूठ बोल रहे हो? सेंटेस की आवाज गूंज उठी और अगले ही पल गड़गड़ गड़गड़ कई नाइट्स ऊपरी मंजिल से हॉल में उतरने लगे। सभी की निगाहें अब वाइकोर पर थी। उनमें से एक नाइट ने नीचे खड़े वाइकोर की ओर देखा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम्हारी बातें किसी भटके हुए मेमने जैसी नहीं लगती। तुम कौन हो? वाइकोर चुप रहा, पर मन में वो उस नाइट को पहचान गया। पिएत्रो कोवादिस, पिछली जिंदगी का पुराना साथी। जस्टिस के नाम पर दैत्यों से ज्यादा निर्मम अंडरडॉग सिटी में 7 यंग मास्टर्स को जो दर्द उसने दिए थे, उन तकनीकों का गुरु यही पिएत्रो था। विकोर मुस्कुराया। तुम यहाँ हो ये जानकर अच्छा लगा। पिएत्रो चौंक गया। तुमने एपिडेमिक की रिपोर्ट की थी, लेकिन तुम्हारा हुलिया बेहद संदिग्ध। अगर सेंटेस से मिलना चाहते हो तो मास्क उतारो। विकोर पीछे मुड़ा। मैंने जो कहना था कह दिया, अब मैं जा रहा हूँ। तभी एक तेज चीज उसके चेहरे के पास से निकली। उसका मास्क छूते छूते रह गया। विकोर रुका, सामने देखा। पिएत्रो के हाथ में एक खुली किताब थी। मैं एक संदिग्ध आदमी को यूं ही जाने नहीं दे सकता। विकोर को समझ आया, ये डिवाइन पावर से लिपटा हुआ एक पेज था। इसने किताब के पन्नों को हथियार बना लिया है। पिएत्रो हवा में छलांग मारता है, सीधा विकोर के सामने उतरता है। तुम ये जहर से भरे वाटर पूचेस लेकर आए हो, क्या तुम ही एपिडेमिक के जिम्मेदार हो? विकोर ने फौरन जवाब दिया, अगर मैं दोषी होता तो खुद रिपोर्ट करने क्यों आता? पिएत्रो की आंखों में अब भी शक था। या ये भी एक चाल है सेंटेस को बाहर निकालने की? विकोर के मन में गूंजा, जो कुछ भी पिएत्रो कह रहा है वो सब सच है। और तभी पिएत्रो का हमला शुरू हो गया। किताब के पन्ने अब उसकी तलवार बन चुके थे। विकोर ने पिएत्रो के तीखे हमलों से बचना शुरू कर दिया। एक जगह से दूसरी जगह छलांग मारते, दीवारों से उछलते, एक पल भी रुके बिना। ऑरा इस्तेमाल करूं, पर उसने खुद को रोका। अगर बास्करविल की ऑरा सामने आई तो सब जान जाएंगे मैं कौन हूँ। तभी उसने एक मौका देखा। दीवार का सहारा लेकर नीचे की तरफ तेजी से कूदा और एक जबरदस्त किक मारी। पिएत्रो ने अपना आर्म गार्ड ऊपर किया। उस पर वही डिवाइन बुक रखी थी। किक की ताकत से नीचे की जमीन दरकने लगी। पिएत्रो एक पल के लिए सन्न रह गया। ये क्या, इतनी ताकत इस दुबले शरीर से? विकोर ने बिना वक्त गंवाए अपने दूसरे पैर से उसे धक्का दिया और खुद को पीछे धकेल लिया। ऑक्सबेयर को हराने के बाद जो स्किल सीखी थी, 600 किलो की स्टेबिलिटी, आज पहली बार इस्तेमाल की और ये वाकई काम आई। जमीन पर उतरते ही वाइकोर ने दोबारा हमला किया। इस बार तेज लगातार घूंसे। पिएत्रो ने अपनी किताब को ढाल बनाकर घूंसे रोके, पर अब बांची पलट रही थी। वाइकोर अब अपने अंदर की ताकत नहीं छुपा रहा था। सर्बिरस फ्लेम, जैसे ही उसने स्किल छोड़ी, एक आग सी किताब से लिपट गई। पिएत्रो के हाथ जलने लगे। वो चीखते हुए किताब को फेंकता है और अपना हाथ फव्वारे के पानी में डुबा देता है। विकोर शांत था। अब भी लड़ना चाहते हो? पिएत्रो कोई जवाब नहीं दे पाया, पर अगले ही पल, ये जादू है, ये अधर्म है। पिएत्रो उस पर टूट पड़ा। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। विकोर ने जलती हुई किताब को पैर से उछालकर उसके चेहरे की ओर मार दी। पिएत्रो चौंका। नजरों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। बस यही पल चाहिए था। विकोर ने पूरे दम से एक घूंसा उसके सीने पर मारा। आर्मर में दरारें पड़ गईं। पिएत्रो हवा में उछलता है, फाउंटेन की मूर्ति से टकराता है। मूर्ति टूट जाती है और फिर वो पीछे की दीवार से जा टकराता है। खून उसके मुंह से निकल रहा था। ऊपर खड़े बाकी नाइट्स बस देखते रह गए। क्या ये सपना है? सर, पिएत्रो हार गए। कुछ नाइट्स नीचे कूद पड़े, ढालें उठाई, तलवारें चमक उठी, पर वाइकोर ने दोनों हाथ उठाए। मैं लड़ाई नहीं चाहता, पर अगर जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। पर उसकी बात बीच में ही कट गई। एक आवाज गूंजती है, बस करो। सभी रुक जाते हैं। सेंटेस, वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। विकोर को गौर से देखा। तो तुम वही खोया हुआ मेमना? वाइकोर ने सिर झुकाया। हाँ, सेंटेस डोलोरेस एल कोवादिस। सेंटेस मुस्कुराई। तुम मेमना कम ज्यादा किसी घायल पपी जैसे लगते हो। एक नाइट बीच में बोल पड़ा। ये पपी नहीं, एक खूनी भेड़िया है। पर सेंटेस ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और ठंडी आवाज में कहा, चाय लाओ। नाइट हक्का बक्का रह गया। चाय? पर सेंटेस ने कोई जवाब नहीं दिया।
बस चलती रही। उसकी नजरें अब भी वाइकोर पर ही थी। अब चाय की मेज पर सेंटेस सामने बैठी थी, विकोर सामने और पिएत्रो पीछे खड़ा, अब भी उसे घूरता हुआ। विकोर ने उसकी उम्र लगभग 16 साल की। डोलोरेस एल्कोवादिस यादें लौटने लगी। युद्ध के दिनों में जब सब कुछ चल रहा था, वो सेंटेस ही थी जो घायल सैनिकों को संभालती थी। खून, चीखें, राख, सबके बीच वो एक जीवित करुणा थी। हर मार्शल मास्टर, हर सेनापति उसका सम्मान करता था। सेंटेस ने अचानक चुप्पी तोड़ी। थोड़ा थक गई हूँ इन दिनों, विकोर ने चौंक कर उसकी ओर देखा। थकान? उसकी नजरें थोड़ी उलझन में थीं। सेंटेस अब खिड़की की तरफ देख रही थी। धीरे धीरे कहने लगी, इंपीरियल एकेडमी कोलोसो में पढ़ाई कर रही हूँ, अभी छुट्टियां हैं तो घर के कुछ काम भी संभाल रही हूँ। विकोर हैरान रह गया। ऐसे समय में हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? सेंटेस ने आगे कहना जारी रखा। नोबल्स हों या मर्चेंट्स, हर कोई दिन रात मुझसे कुछ चाहता है। बीमारियां भी अजीब होती जा रही हैं। ज्यादातर केस या तो नशे की वजह से हैं या फिर बीमारियां जो शर्मनाक हैं पर जानलेवा नहीं। एक सिप चाय की और फिर उसकी आवाज में थोड़ी कड़वाहट आ गई। जस्टिस, बेनेवोलेंस, इक्वालिटी, इन बड़े शब्दों का कोई मतलब ही नहीं रह गया। लोगों को बस अपना मतलब चाहिए। वैकोर ने गहरी सांस ली। थियोलॉजी इंसानों को समझने की कोशिश है, इसलिए ये सब अवश्यंभावी है। सेंटेस की निगाहें उस पर टिक गई। ये किस ग्रंथ से है? विकोर शांत रहा, पर सेंटेस ने खुद ही जवाब दिया। ओल्ड टेस्टामेंट, एस्मोस चैप्टर 6 वर्स 9। इतनी पुरानी पंक्तियां आज कोई जानता भी है? पर विकोर अब गंभीर हो गया था। उसने बातचीत को असली मुद्दे की ओर मोड़ा। सेंट मेक्का की स्लम्स में एक महामारी फैल रही है। सेंटेस ने आंखें संकरी की। तुम्हें यकीन है? विकोर ने धीरे से एक पाउच टेबल पर रखा। ये पानी है, वहीं के एक कुएं से लाया हूँ, खुद जाकर देखा है मैंने। सेंटेस उसे घूरती रही। और अगर तुम ही इसके पीछे हो? विकोर की आवाज में संजीदगी थी। अगर मैं दोषी होता तो सामने क्यों आता, लेकिन शक तो होगा ही। विकोर सोचने लगा कि अब अगला कदम क्या हो। उसे हाथ बढ़ाते देख पिएत्रो सतर्क हो गया। वो तुरंत सेंटेस के सामने खड़ा हो गया, ढाल बनकर। सेंटेस पीछे हटी। पर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। विकोर के हाथ से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। डिवाइन ग्लो। उसने कहा, मैं निर्दोष लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, खासकर तब जब ये शहर मेरा अपना शहर। सेंटेस और पिएत्रो स्तब्ध थे। सेंटेस ने फुसफुसाकर पूछा, तुम क्या लून के अनुयायी हो? विकोर ने संयमित स्वर में कहा, अब क्या मुझे सुना जाएगा? और फिर उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने कुछ अजनबियों को देखा था जो स्लम्स के पानी में कांच की शीशी से कुछ घोल रहे थे। यही है इस महामारी के असली गुनहगार। सेंटेस सन्न रह गई। पर क्यों? किसका फायदा होगा इससे? विकोर ने जेब से एक पुराना नक्शा निकाला, टेबल पर फैलाया। ये दोनों जगह देखिए। उसने 2 नाम बोले, लिवियथन क्लैन और बुरिस फैमिली। ये दोनों महामारी से लाभ कमाएंगे। लिवियथन क्लैन मरीजों से नमूने लेंगे, रिसर्च करेंगे और डिवाइन कोवर्ट्स को गिरते देखेंगे। बुरिस फैमिली, लोगों के मरने से खेत, दुकानें, कारखाने खाली होंगे और फिर ये व्यापारी लोग सारी जमीन सस्ते में खरीदकर अमीर बनेंगे और दोष डीप फॉरेस्ट के निवासियों पर डाल दिया जाएगा। सबके लिए एक आसान बलि का बकरा। सेंटेस और पिएत्रो बस सुनते रह गए। विकोर की आंखों में अब भी वो चमक थी, एक सच्चाई। सेंटेस की वो आंखें अब सिर्फ विश्वास से नहीं बल्कि सवालों से भरी थी। तुम आखिर हो कौन? विकोर ने जवाब दिया, धीरे, एक रहस्य की तरह। तुम मुझे नाइट ब्लड हाउंड कह सकती। ये नाम सुनते ही सेंटेस थोड़ी असहज हो गई। पिएत्रो ने तीखा ताना मारा, तुम्हारा ये नाम तुम्हारे काले कपड़ों और लहू लुहान अतीत के लिए एकदम उपयुक्त है। ये ईश निंदा है। लेकिन सेंटेस ने सिर झुकाकर मान लिया। जो कुछ भी इस व्यक्ति ने कहा वो सब मुमकिन है। फैसला लिया गया। हमें स्लम्स जाना होगा और वहाँ की हालत खुद देखनी होगी, फिर सब कुछ पिताजी को बताना। पिएत्रो ने बिना कोई सवाल किए उसकी योजना पर सहमति जताई। विकोर चुपचाप देख रहा था। सेंटेस की आंखों में अब कोई भ्रम नहीं था। शुक्र है इनसे मुलाकात हुई, अब चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी, उसने मन ही मन सोचा। पर सेंटेस की नजरें अब वैकोर पर टिकी थी। ये वही है जिसने सर पेट्रो और होली नाइट्स को हराया था। पर फिर भी क्यों लगता है जैसे ये आदमी भीतर से टूटा हुआ है? उसे ऐसा महसूस हुआ उसके भीतर कोई जानवर सांस ले रहा। खून, तेल, लोहा और गुस्से की तपिश में सना हुआ। ये नफरत का रंग नहीं, ये तो गहरे दुख का रंग है। इस रहस्यमयी आदमी की असलियत को लेकर उसके मन में हलचल मच गई थी। स्लम्स का चर्च। जैसे ही सेंटेस वहां पहुंची, सिस्टर्स दौड़ती हुई आई। उनकी आंखों में आंसू थे। सेंटेस, कृपया हमें इस भयानक बीमारी से बचाइए। सेंटेस ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसने देखा कई लोग जमीन पर पड़े हैं, चेहरे पर पीड़ा, शरीर पर लाल दाग। नाइट ब्लड हाउंड, एक शब्द भी झूठ नहीं बोला इसने। विकोर एक कोने में खड़ा चुपचाप सब देख रहा था। मैंने आम लोगों को इस लड़ाई में घसीटा, ये ठीक नहीं था, पर शुक्र है बच्चे इस बार बच गए। उसे याद आया कुएं के पास उन बच्चों को डराना शायद उन्हीं की जान बचा गया। पर अब उपचार की बारी सेंटेस की थी। वो उन मरीजों के पास पहुंची और धीमे स्वर में बोली, ईश्वर की सबसे शुद्ध करुणा तुम्हें चंगे करेगी। मैं अपने जीवन के प्रकाश और आत्मा की अग्नि को पुकारती हूँ। मेरे बाप, मेरी आत्मा गवाह बनो। इन पीड़ित आत्माओं के लिए एक आंसू उसकी पलकों से फिसला, जमीन पर गिरा और उसी पल एक स्वर्णिम रोशनी पूरे चर्च में फैल गई। दरवाजों, खिड़कियों से भी बाहर निकलती। ये चमत्कार। एक बूढ़ा व्यक्ति जो अभी तक हाँफ रहा था, जिसके शरीर पर लाल निशान थे, अब शांत सांस ले रहा था। निशान धीरे धीरे गायब हो रहे थे। सेंटेस ने उसे ठीक कर दिया। बाकी मरीजों में भी
वही असर देखने को मिला। सिस्टर्स ने खुशी से आंखें भर ली। थैंक यू सेंटेस। विकोर अब भी सेंटेस को देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी नहीं थी बल्कि एक ठोस यकीन था। हमें ये चमत्कार अब जंगलों तक ले जाना होगा। होली वाटर वहाँ की जरूरत है। रात गहराती गई। सेंटेस अपने कमरे में एक स्टडी टेबल के सामने बैठी थी। मांझा हुआ नक्शा उसके सामने फैला था। जलती मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में वो एक एक जगह चिह्नित कर रही थी और उसके मन में एक स्पष्ट सोच थी। ईश्वरीय शक्ति से इलाज अस्थायी उपाय है। जब तक असली स्रोत नहीं मिले बीमारी फिर फैल जाएगी। उसकी नजर गई टेबल पर रखी एक कांच की शीशी पर। वो तरल एक संक्रमित मरीज के शरीर से निकाला गया था। इंक्यूबेशन टाइम बहुत छोटा है और मौत आने में बहुत वक्त लगता है। मतलब इस बीमारी की क्रूरता बहुत लंबी होती है। वो समझ गई थी अगर हमें इस बीमारी को पूरी तरह रोकना है तो असली स्रोत खुद स्लम्स के भीतर है। सेंटेस ने गहरी सांस ली। उसका ध्यान फिर उसी सबसे पुराने कुएं पर गया। मुझे उसे शुद्ध करना होगा, वो सोच रही थी। क्या मैं अपनी शक्ति को केंद्रित करके उस कुएं में बस एक बूंद भर पवित्र जल बना सकती हूँ? और तभी एक अजीब सी अनुभूति ने उसके विचारों की डोर तोड़ दी। उसने आंखें बंद की और धीरे से कुर्सी से उठी। ये वक्त खो जाने का नहीं है। मुझे एक और रोगी को ठीक करना है। लेकिन जैसे ही वह चलने को हुई तेज सिर दर्द, उसका शरीर लड़खड़ा गया। मेज का कोना पकड़कर उसने खुद को संभाला। उसका चेहरा हल्का सर्द पड़ गया। क्या ये डिवाइन पावर का ज्यादा उपयोग मेरे शरीर को खा रहा है? अनीमिया? पर दर्द को परे धकेलते हुए उसने फिर से कसम खाई, जब तक ये लोग तड़प रहे हैं मैं रुक नहीं सकती। कमरे से बाहर निकलते ही उसके सामने 3 आदमी खड़े थे। सेंटेस, एक ने खुशी से पुकारा। हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आपकी मदद करने आए हैं। डोलोरेस थोड़ी चौंकी। तुम लोग यहाँ? को बोले, आप जैसे महान आत्मा को इस गंदे इलाके में अकेले नहीं छोड़ सकते। हमने 3 गाड़ियां भर के दान लाया है। स्लम वालों का तो आज जैकपॉट लग गया। वो हंसे, लेकिन उनकी बातों में एक अजीब सा व्यंग्य छिपा था। डोलोरेस ने शांत चेहरे से उनकी बात सुनी। उनकी मुस्कानें उनके असली इरादे छुपा नहीं पा रही थी। फिर भी उसने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा, आप सबकी सहायता मैं पूरी श्रद्धा से स्वीकार करती हूँ। आपका कर्तव्य अब वही है जो आपने चुना है। तीनों नोबल्स की छाती फूल गई। क्या ग्रेसफुल ऑनरा है इनकी। उनकी आंखें डोलोरेस से हट नहीं रही थी, लेकिन कुछ ही देर में उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनके कदम लड़खड़ाने लगे। ये गंध जहाँ प्रीस्ट्स एपिडेमिक के रोगियों का इलाज कर रहे थे, वहाँ की बदबू ने उनके सारे बड़प्पन की परतें नोच दी। मेरे जूते, ये तो लिमिटेड एडिशन है। पहले मुझे ट्रीट करो, मुझे उल्टी आ रही है। ये सब साफ करो, मुझे यहाँ से जाना है। तीनों नोबल्स का चेहरा नफरत और घृणा से भर गया था। सेंटेस डोलोरेस चुपचाप खड़ी उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में न तो गुस्सा था न ही तिरस्कार, बस एक गहरी शांति। कृपा तब तक नहीं फलती जब तक इरादा पवित्र न हो। ये लोग यहाँ दया दिखाने नहीं, अपना चेहरा चमकाने आए थे। मुझे नहीं लगता कि इन्हें कभी समझ आएगा कि सेवा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होती जो देख रहे हैं, बल्कि उनके लिए होती जो देख भी नहीं सकते। ईश्वर की असली शक्ति त्याग में है और प्रेम बिना शर्तों वाला होता है। डोलोरेस की निगाह अब एक और टेंट की ओर मुड़ी। वहां से एक अजीब सी काली लहर उठ रही थी। उसके मन ने बता दिया, सबसे गंभीर मरीज यही हैं। वहाँ क्लर्जी भी होंगे जो पूरी शक्ति से पीड़ितों की सेवा में लगे हैं। वहाँ दर्द होगा, सांसों की टूटन होगी। सेंटेस डोलोरेस ने अपने भीतर की कमजोरी को एक बार फिर दबाया और धीमे कदमों से उस टेंट की ओर बढ़ी। माफ करना, मैं पहले क्यों नहीं आ पाई? उसने मन ही मन कहा और फिर पर्दा खींच दी। टेंट के भीतर कदम रखते ही सेंटेस डोलोरेस की सांस रुक गई। जल्दी और सालीन लाओ। एक तेज कमांडिंग आवाज हवा चीरती हुई गूंजी। एक प्रीस्ट जो पीछे खड़ा था दम साधे देख रहा था। एक डॉक्टर जो लगातार कई घंटे से मरीजों का इलाज कर रहा था, लेकिन उसकी विधि असंभव लग रही थी। ये कैसे हो सकता है? प्रीस्ट के मन में उठा। उसके ज्ञान के अनुसार एपिडेमिक जैसे संक्रमण पर सिर्फ डिवाइन पावर ही असर करती थी। और ये डॉक्टर, वो पहले मरीज की फोड़ी सी जगह पर चाकू से एक छोटी सी चीरा लगाता, फिर अपनी 2 उंगलियां उस घाव पर रखता और तभी चमत्कार, जैसे ही डॉक्टर की उंगलियां घाव को छूती वो जख्म तुरंत भर जाता और इन्फेक्शन वो भी गायब। प्रीस्ट की आंखें फटी की फटी रही। ये डिवाइन पावर सीधे घाव में प्रवाहित हो रही है, ब्लेसिंग की तरह, ऊपर से नहीं, सीधे भीतर तक। उसके भीतर एक उम्मीद जगी, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? सेंटेस डोलोरेस पूरे ध्यान से देख रही थी। ये डॉक्टर वो ही है, नाइट हाउंड विकोर, भेष बदलकर यहाँ काम कर रहा है। विकोर ने जख्म ठीक करने के बाद धीरे से दवा लगाई और मरीज को सांस लेने में मदद की। सेंटेस की नजरें उसकी साधना को नमन कर रही थी। फिर विकोर ने दोनों हाथ मरीज की छाती पर रखे। डिवाइन पावर पूरे शरीर में फैल गई। उसे पता था डिवाइन पावर एक क्लेरिक की प्रार्थना है जो भगवान तक पहुंचती है, फिर वो कृपा बनकर लौटती है। जितनी ज्यादा श्रद्धा उतनी ज्यादा शक्ति। एक डिवाइन पावर, पोप एक मिरेकल। लेकिन विकोर, उसे एक और सीक्रेट मालूम था। अगर सही तकनीक अपनाई जाए तो एक डिवाइन पावर से 10 चमत्कार और 10 डिवाइन पावर से 100 चमत्कार तक। उसकी यादें पलटी। फॉल के समय जब मॉन्स्टर की बाढ़ आई थी, प्रीस्ट्स थक चुके थे, फेथ डगमगा चुका था और मरीजों की गिनती मॉन्स्टर से भी ज्यादा हो गई थी। तब भगवान ने खुद मिरेकल की गणना बदल दी थी। अब मंत्र था, पहले चमत्कार करो, बाद में अंजाम की परवाह करो।
इस नई शक्ति को लोग कहने लगे थे एडवांस्ड डिवाइन पावर, इतनी शक्तिशाली कि मॉन्स्टर का वध करना एक धर्म युद्ध बन चुका था। अब नॉन क्लेरिक्स भी अगर उनके कर्म शुद्ध हों तो डिवाइन पावर चैनल कर सकते थे। वाइकोर ने वही किया था। उसकी आत्मा में कई जन्मों का कर्म भरा था और डिवाइन रीजन में वो शक्ति खोल दी गई थी। तभी टेंट के कोने से एक मासूम आवाज गूंजी, मामी उठो ना प्लीज। एक छोटी बच्ची अपनी माँ के पास बैठी रो रही थी। विकोर ने एक नजर डाली, फिर सीधा उसकी तरफ बढ़ा, उसके सामने झुककर बोला, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, मैं वादा करता हूँ। गोल्ड कॉइन निकाली और बच्ची को दी। ये खाना खरीदने के लिए है, लकड़ियाँ और दवा भी, ताकि तुम और तुम्हारी माँ जिंदा रह सको। प्रीस्ट ने देखा और तुरंत बोल पड़ा, ये उचित नहीं है, मॉनेटरी मदद की कोई सीमा नहीं होती, तुम सब कुछ बांट दो। विकोर मुस्कुराया और धीरे से बोला, लेकिन अगर कोई माँ भूखी मर रही हो तो सीमा तय कौन करता है? अगर माँ की भूख एंडलेस हो तो क्या तुम्हारी कृपा की लिमिट होनी चाहिए? पादरी कुछ कह नहीं पाया, उसका मुंह खुला था पर शब्द खो गए थे। विकोर की बात पर कोई जवाब ना पाकर उसने फिर कहा, मेरी जेब में पैसे की भी एक सीमा है, तो जो भी है मैं बांट सकता हूँ बिना किसी डर के। फिर उसकी नजर बीमार माँ पर पड़ी और उसने धीमे से कहा, माफ करना सेंटेस डोलोरेस। कुछ पल के लिए चौंकी। उसने अभी माफी मांगी, किस लिए? उसे वाइकोर की वो बात याद आई, थियोलॉजी एक एक्सप्लोरेशन है इंसान की समझ का। उसने सोचना शुरू किया, क्या वो भी उसी वजह से दुखी है जिस वजह से मैं? क्या वो भी हर किसी को बचा न पाने के लिए अपने आप से शर्मिंदा? एक भारी धड़कन उसके सीने से टकराई। थम। सेंटेस डोलोरेस सिर्फ 16 साल की थी, कच्ची उम्र, कमजोर अनुभव, और उस पल उसका दिल उस रहस्यमयी आदमी के लिए तेज दौड़ने लगा। शाम ढल चुकी थी। वाइकोर टेंट के बाहर बैठा था, थका हुआ, पसीने से तर। उसने मास्क थोड़ी देर के लिए हटाया और एक घूंट पानी पिया, पर उसकी राहत कुछ ही सेकंड की थी। सेंटेस डोलोरेस उसकी तरफ बढ़ रही थी। वाइकोर ने तुरंत मास्क वापस पहना और धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? पास आकर बैठ गई। थोड़ी बात करनी है? उसने कहा। बिल्कुल, विकोर ने उत्तर दिया। सेंटेस ने कहा, तुम्हारे बिना हम इतने मरीजों को नहीं बचा पाते। विकोर ने सिर झुका लिया। मैंने सिर्फ वही किया जो जरूरी था। सेंटेस हल्के से मुस्कुराई, मुझे पता था तुम यही कहोगे। फिर चुप्पी छा गई, एक अजीब थमी हुई चुप्पी। सेंटेस ने धीरे से अपने कपड़े भींचे। तुम जैसे मजबूत इंसान को डिवाइन पावर के साथ पैदा होना चाहिए था। मुझे तो बिना मांगे मिल गया ये टाइटल सेंटेस, पर मेरा शरीर कमजोर है, मेरा मन डगमगाता और मेरी श्रद्धा कभी कभी टूट जाती है। ऐसे में भगवान ने मुझे क्यों चुना? इस धरती पर कितने लोग हैं जो मुझसे ज्यादा श्रद्धा रखते हैं। उसने सिर झुका लिया। वाइकोर चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने कहा, इसीलिए तो तुम चुनी गई हो। सेंटेस ने सिर उठाया। विकोर मुस्कुरा रहा था। जो अंदर से टूटते हैं, जो गिल्ट में जीते हैं, जो इस बोझ को समझते हैं, वो ही इस दुनिया की सबसे बड़ी रोशनी बन सकते हैं। ऐसी रोशनी जो अंधकार के सबसे भयानक कोनों में भी पहुंच सके। डोलोरेस की आंखें नम हो गई। क्या मैं वो बन सकती हूँ? उसने पूछा। विकोर का जवाब धीमा लेकिन दृढ़ था, तुम जरूर बनोगी। क्वाडेस फैमिली के क्लर्जी ने डिवाइन रिचुअल्स के जरिए एक विशेष होली वाटर तैयार किया। 3 बूंद प्लेनी दे ला वर्ज, जिसे कहा गया सेंटेस टीयर। हर बूंद में वो शक्ति थी जो एक पूरे स्लम को शुद्ध कर सकती थी। एक भव्य हॉल के बीच सेंटेस डोलोरेस एक पोडियम के सामने बैठी थी। उस पोडियम पर 3 छोटी एम्प्टी ग्लास बॉटल्स रखी थी। उसने प्रार्थना शुरू की। चारों ओर डिवाइन लाइट फैलने लगी। उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। उस माँ को नमन जिसने भगवान के बेटे को पाला, उसकी रातें, उसका डर, उसका दर्द जो कभी कम नहीं हुआ। आज का दिन मेरे लिए सबसे दुखद दिन है। प्रार्थना के अंत में डिवाइन लाइट पोडियम पर उतर आई। 3 बोतलें एक चमक में ढक गई। कुछ देर बाद होली नाइट्स अंदर आए। उन्होंने वो बॉक्स उठाया जिसमें अब 3 सेंटेस टीयर मौजूद थे। नाइट ने सिर झुकाकर कहा, आपकी कृपा के लिए आभारी है, हम इन्हें बेसमेंट सेफ में सुरक्षित रखें। सेंटेस डोलोरेस ने उन 3 पवित्र बूंदों को कार्डिनल की सेना को सौंप दी और जैसे ही वो लोग रवाना हुए, डोलोरेस कुछ पल के लिए ठहर गई। अब अगला कदम क्या होगा? उसी वक्त एक प्रीस्ट देवी की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना कर रहा था। डोलोरेस धीरे धीरे उसके पीछे पहुंची। उसकी आवाज धीमी थी पर आदर से भरी हुई। फादर, मुझे रेड डेथ से जुड़ी एक बात बतानी है। उसने उसे देखा और मुस्कुराया। मेरी परी, मेरी बेटी, आओ करीब आओ। डोलोरेस सिर झुकाकर उसके पास गई। ये थे कार्डिनल हम्बर्ट लान कोवार्ड्स, लॉन चर्च के सबसे शक्तिशाली अधिकारी। उसने डोलोरेस के कंधे पर हाथ रखा। इस बार जो ऑफरिंग तुमने दी वो बहुत सुंदर थी। उसकी मुस्कान शांत। मेरी बेटी से ऐसे ही उम्मीद थी। डोलोरेस ने विनम्रता से उसकी प्रशंसा स्वीकार की। कार्डिनल ने फिर गंभीर होकर कहा, अब बताओ क्या पता चला? डोलोरेस ने शांत स्वर में कहा, हमने सेंटेस टीयर की मदद से सेंट मेक्का के नीचे बहते जल को शुद्ध करने की योजना बनाई है। कार्डिनल ने पूछा, सोर्स मिला? ये बीमारी कहाँ से फैली? सेंटेस ने सिर हिलाया। स्लम में एक अनरजिस्टर्ड कुएं से। बच्चों ने बताया कि उस कुएं पर किसी आत्मा का श्राप है। हमारी जांच में वो कुआं पूरी तरह संक्रमित मिला और वहां हमें एक शीशी मिली जिससे इन्फेक्शन फैलाया गया था। उसने वो संदिग्ध वस्तुएं कार्डिनल को दिखाई। एक खामोशी छा गई। कार्डिनल ने एक कपड़ा उठाया जिस पर एक एम्बलम और एक डैगर रखा था। उसकी आंखें ठंडी हो गई। कहाँ मिले ये सब? उसी कुएं के पास, सेंटेस ने जवाब दिया। कार्डिनल की मुट्ठी भीज गई। लेवियाथान और बुर्जुआ, इन दोनों के चिन्ह हैं ये।
अब उसकी आभा बदलने लगी। चारों तरफ ऑरा की लपटें उठने लगी। इन नीच लोगों ने एक आर्टिफिशियल वायरस बनाया और इस पवित्र भूमि को अपवित्र करने की हिम्मत की। उसकी आवाज गूंज उठी। अब इस अपवित्रता के खिलाफ एक पवित्र युद्ध छेड़ना ही होगा। पर डोलोरेस अब भी शांत थी, लेकिन उसका चेहरा तब पूरी तरह बदल गया जब कार्डिनल ने एक और नाम लिया, नाइट हाउंड। उसने शक भरे लहजे में कहा, उसे तुरंत पकड़ा जाए, पूछताछ की जाए, हर बात उगलवाई जाए। सेंटेस की आवाज अचानक ऊंची हो गई। नहीं, कार्डिनल ठिठक गया। डोलोरेस की आंखों में आंसू थे पर आवाज दृढ़। नाइट हाउंड ने अपनी जान की परवाह किए बिना इन्फेक्टेड लोगों का इलाज किया है। उसकी वजह से किसी की जान नहीं गई। वो बुरा नहीं हो सकता। कार्डिनल कुछ देर तक डोलोरेस को देखता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ क्या चल रहा है। डोलोरेस कुछ समझ नहीं पाई। कार्डिनल ने हाथ आकाश की ओर उठाया। उस नाइट हाउंड की वजह से मेरी बेटी, जिसने कभी मेरा विरोध नहीं किया, आज मुझसे बहस कर रही। अब मुझे खुद उससे मिलना होगा। अचानक एक भारी दबाव पूरे कक्ष में फैल गया। डोलोरेस चीख पड़ी, फादर! कार्डिनल के हाथ से एक प्रकाश की किरण आकाश की ओर उड़ी। वो डिवाइन बीम पूरा शहर रोशन करने लगी। कार्डिनल ने अंत में कहा, अब कोई मतलब नहीं तुम्हारे विरोध का। पैलेडेंस नाइट हाउंड को पकड़ने के लिए रवाना हो चुके हैं। इसी बीच एक साधारण इन के ऊपरी कमरे में विकोर यानी नाइट हाउंड कुछ दिनों से ठहरा हुआ था। उसके कमरे के बाहर कुछ होली नाइट्स जमा हो चुके थे। वो बिना कोई आवाज किए साइन लैंग्वेज में एक दूसरे को संकेत दे रहे थे। और फिर दरवाजा एक जोरदार लात से टूट गया। एक नाइट चिल्लाया, रेड डेथ के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, नाइट हाउंड। उन होली नाइट्स ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उनका आरोप गूंज उठा, रेड डेथ का असली जिम्मेदार नाइट हाउंड है। पर फिर एक भारी खामोशी छा गई, क्योंकि कमरा खाली था। विकर वहां था ही नहीं। उनकी आवाजें दीवारों से टकराकर गूंजती रही, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा। उसी समय जहां कार्डिनल और सेंटेस डोलोरेस मौजूद थे, एक प्रीस्ट हांफता हुआ उनकी ओर भागा। कार्डिनल, कुछ बहुत बुरा हुआ है। कार्डिनल शांत खड़ा रहा। उसकी आवाज सधी हुई थी। क्या किया गया? प्रीस्ट थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बेसमेंट में रखा एक सेंटेस टी गायब हो गया है। डोलोरेस की आंखों में डर की परछाई दौड़ गई। एक ठंडी बूंद पसीने की उसके चेहरे से लुढ़क पड़ी। तो क्या वाइकर इसी टीयर के लिए आया था? उन्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन ठीक उसी वक्त वाइकर शहर की ऊंची वॉच टावर पर खड़ा था। उसके हाथ में था सेंटेस टीयर और उसकी आंखों में एक शांत सी मुस्कान। उसने उस सेक्रेट टीयर को एक पाउच में सील किया और धीरे से फुसफुसाया, थैंक यू इसके लिए। अगले ही पल उसका शरीर शैडोज में विलीन हो गया। दूसरी तरफ आन ने खुद को एक चट्टान की कगार पर पाया। उसके हाथ में था बो और सामने था सर्बिरस, एक डरावना 13 सिरों वाला राक्षस। उसके शरीर में तीर धंसे थे, पर वो फिर भी कुर्रा रहा था। पीछे खड़ा एक बारबेरियन चिल्लाया। सर्बिरस का ध्यान भटकाने की कोशिश की, पर वो आन की ओर ही बढ़ा। आन डर के मारे पीछे हटी और तभी जमीन उसके पैरों के नीचे से फिसल गई। वो चीखती हुई नीचे गिरने लगी। टहनियां उसके रास्ते में आई, पर कोई भी उसे रोक न सकी। आखिरकार वो जमीन से टकराई। अगली बार जब उसने अपनी आंखें खोली, सब धुंधला था। कई आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या कहा जा रहा है। जैसे तैसे उसकी नजर साफ हुई तो सामने दो आदमी खड़े दिखे। एक उसकी हालत देख रहा था, दूसरे के चेहरे पर एक लालची मुस्कान थी। मर्चेंट कैरावैन के लोग थे जो राशन और सामान ले जा रहे थे। एन को इस हालत में देखकर उनकी यात्रा वहीं थम गई। समय बीता। अब एन एक लकड़ी की बंद दीवार से पीठ टिकाए खड़ी थी, हाथ में तलवार, चेहरे पर डर। उसके पीछे कोई रास्ता नहीं था और सामने अरीना का द्वार खुल चुका था। भीड़ चीख रही थी, हंस रही थी, नाच रही थी। हर एक के चेहरे पर मास्क था और उनकी आंखों में पागलपन। आन के सामने खड़ा था उसका प्रतिद्वंदी, एक भारी भरकम मांसपेशियों वाला फाइटर जिसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान थे। वो अपनी उंगलियां चटकाकर हंसा। चलो शुरू करें ये खेल। भीड़ फिर से चिल्लाई। लड़ाई शुरू हुई। उस आदमी ने एक दहाड़ के साथ झपट्टा मारा, पर आनंद तेजी से कूदी और अपनी तलवार से उसके कंधे पर एक कट लगा दिया। पर वो जरा भी नहीं रुका। उसने आन की टांग पकड़ ली और अगले ही पल उसे जोर से उठाकर दीवार की ओर फेंक दिया। आन का शरीर लकड़ी की दीवार से टकराया। उसके मुंह से खून की धार निकली। भीड़ हंस रही थी, जोर जोर से तालियां बजा रही थी। उनकी नजरों में ये एक खेल था, एक क्रूर मजाक। आन नीचे गिरी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हारी हुई लग रही थी। उसका दुश्मन मुस्कुरा रहा था, ये है मेरी जीत। उसी क्षण आन की आंखों में एक छाया उभरी। उसने देखा अपनी माँ को, अपने परिवार को, जैसे किसी अंधेरे में उम्मीद की एक किरण। उसने हिम्मत जुटाई, अपने अंदर की आखिरी ताकत समेटी और उठने लगी। भीड़ एक बार फिर चुप। उनकी आंखों में अब एक नई जिज्ञासा थी। ये फिर से खड़ी हो रही और धीरे धीरे उनकी बातें बदलने लगी। क्या ये आगे तक जाएगी? इस लड़की में कुछ तो। आन ने खुद को उठाया। खून और मिट्टी से सना हुआ चेहरा, पर आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक भीतर की आग जल रही थी। उसने अपनी उंगलियों से मिट्टी उठाई, चेहरे पर लकीरें खींची, जैसे खुद को जंग के लिए चिन्हित कर रही हो। भीड़ सन्न थी, हर किसी की सांसें थमी हुई थी। मास्क के पीछे छुपे चेहरों पर एक सनक भरी उत्सुकता थी। क्या ये लड़की फिर से लड़ेगी? आन एक बार फिर डट कर खड़ी थी, अपने विशाल दुश्मन की आंखों में आंखें डालती हुई। उसकी चाल में अब न घबराहट थी, न हिचक,
बस एक ठोस इरादा, मैं टूटूंगी नहीं। वक्त बीता। अब आन एक लोहे की सलाखों से घिरी जेल में थी। उसकी आंखों में खालीपन, चेहरे पर थकान। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उम्मीद नाम की चीज उससे बहुत पहले मर चुकी थी। अपने माँ बाप की तस्वीरें जो कभी उसे हिम्मत देती थी, अब वो भी धुंधली हो चुकी थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस भरी। पर तभी एक हल्की सी खड़खड़ाहट ने उसे चौंका दिया। आंखें खोलते ही उसने देखा उसके सामने एक ग्लास ट्यूब गिरी हुई थी जिसमें एलिक्सिर की बची कुची बूंदें थी। वो पीछे हट गई। डर और घबराहट उसकी रगों में दौड़ गई और फिर उसने देखा विकर उसके सामने खड़ा था। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और बारबेरियन की भाषा में कहा, जा बाहर निकल। अचानक सब कुछ गायब हो गया। आन की आंखें खुली और वो चीखते हुए उठ बैठी। सपना था, लेकिन ऐसा जो सीने में सुई की तरह छुप जाए। उसकी माँ मैट्रियार्क उसके पास बैठी थी। उसने आन को अपनी गोद में लिया और पूछा, डरावना सपना देखा? आन की आंखों में अब भी आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैं विकर को ढूंढ रही थी, हर बार, हर सपने में। लेकिन दर्द सिर्फ सपना नहीं था। उसका शरीर जल रहा था, सीना तड़प रहा था, दिल जैसे सूख चुका। क्या मुझे भी रेड डेथ हो गया? उसकी आवाज टूट रही थी। उसने एक भारी सिसकारी, काश मैं इस दुनिया में आई ही ना होती। मैट्रियार्क ने उसकी पीठ सहलाई और एक कहानी सुनाने लगी। तेरे पापा और मैंने एक बीज बोया था। वो हर दिन उसे पानी देता, मैं देखती। वो बीज एक फूल बना और फिर हमने उस फूल से सब्ज निकाला, उसे जलाया और उस नशे में तू इस दुनिया में आई। तेरे पापा ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए उसे तेरे दादा ने मार डाला। आन ने उसकी तरफ देखा, चेहरा अब भी दर्द से भरा हुआ। मैट्रियार्क मुस्कुराई। जिंदगी आसान नहीं होती, पर हमें उसका सामना करना पड़ता है। उसने फिर से कहा, विकोर आएगा, वो दवा लाएगा, तुम्हें ठीक करेगा। पर आन ने उसकी बात काट दी। वो कभी नहीं आएगा। और तभी बाहर से एक चीख सुनाई दी, विकोर वापस आ गया है और वो दवा भी लाया है। मैट्रियार्क की आंखों में चमक दौड़ गई। उसने आन की तरफ देखा। मैंने कहा था ना वो आएगा। लेकिन नीचे देखा तो आन वहां नहीं थी। वो तो बाहर भाग चुकी थी। मैट्रियार्क थोड़ी चिढ़ गई। क्या सच में इसे रेड डेथ है? आन पूरी ताकत से भाग रही थी। दौड़ते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी यादों में एक ही चेहरा था, वाइकर। उसका वही रूप जब उसने आन को मैडम 8 लेग्स से बचाया था। डर से भागो मत, उसकी आंखों में देखो। वो वाइकोर की बात याद कर रही थी। उसी ने उसे लड़ना सिखाया था, उसी ने उसे उठना सिखाया था। और अब आन भी उठी थी। वो बारबेरियन वॉरियर्स की भीड़ चीरते हुए उस जगह पहुंची जहां वाइकोर खड़ा था। वाइकोर ने उसे देखा और चौंक गया। मुझे तो बताया गया था तुम्हें रेड डेथ हो गया है। आन कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और सीने में तूफान। अचानक वो दौड़कर उसकी ओर लपकी और उसे जोर से गले लगा लिया। वाइकर का संतुलन बिगड़ा। वो जमीन पर गिर पड़ा। पर आन की बाहों की पकड़ ढीली नहीं, वो अब टूटी हुई नहीं थी। वो वापस जिंदा थी। अगर मैंने माना इस्तेमाल ना किया होता, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाती। विकोर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। आन थोड़ी झेंपी, लेकिन उसका चेहरा अब भी दमक रहा था। तुम्हें इतनी ताकत कहाँ से आ गई रेड डेथ होने के बावजूद? आन ने सीधा जवाब दिया, जैसे ही सुना तुम लौट आए, मेरा शरीर अपने आप हल्का लगने लगा। विकोर उसे हैरानी से देख रहा था, पर अंदर ही अंदर राहत भी थी। तुम ठीक हो? आन ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। तुम सच में ठीक हो या बस दिखावा कर रही हो? वो फिर से हंसी और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, दिखावा कर रही हो। इस बार वाइकोर भी मुस्कुराया और दोनों की आंखों में सच्चा सुकून झलक रहा था। वेलकम बैक, उसने कहा। मैं वापस आ गया हूँ, विकोर ने जवाब दिया। कुछ ही देर बाद एक तंबू के अंदर बॉल बिस्तर पर पड़ी थी। सांसें भारी थी, चेहरा पीला। रेड डेथ उसके शरीर को खोखला कर चुका था। विकोर उसके बगल में बैठा था। पीछे कई बारबेरियंस खड़े थे, चेहरों पर चिंता की लकीरें। विकोर ने एक थैली निकाली। उसे खोलते ही उसके अंदर से एक चमकीली सुनहरी रोशनी बाहर निकली। सैंटेस्ट टीयर। उसे हाथ में लेकर विकोर ने बॉल के ऊपर उसे छुआया। जैसे ही रोशनी उसके शरीर पर पड़ी, लाल धब्बे एक एक करके गायब होने लगे। भीड़ में खड़े लोग दंग रह गए। ये क्या, ये कैसे? विकोर ने चुपचाप उन्हें देखा, पर उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, बस फोकस था। कितने मरीज हैं? उसने आन से पूछा। ऑल समेरीज, उसने जवाब दिया। बाकी ट्राइब्स का क्या हाल है? बहुत बुरा है, कई बर्बादी के कगार पर है। विकोर ने एक आकलन किया। करीब 10,000 लोग संक्रमित होंगे, उसने आन से कहा। बाकी ट्राइब्स को खबर दो, बीमारों को इकट्ठा करो। आन थोड़ी घबरा गई। क्या क्यों इतना ज्यादा है? विकोर ने उसकी तरफ देखा। हाँ, भरपूर है, और ये हमारा मौका है दिखाने का कि हम क्या कर सकते हैं। पीछे खड़े बारबेरियन फुसफुसा रहे थे। ये आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो चमत्कार कर रहा है। विकोर ने अब एक और बात की ओर ध्यान खींचा। मैंने रास्ते में एक स्वैम्प मॉन्स्टर को मारा, सी नाम था उसका। जाओ उसका शरीर लेकर आओ, खाने के काम आएगा। भीड़ में एक बार फिर फुसफुसाहट फैल गई। ये हर बार कुछ नया कर देता है, विकोर ने गंभीर स्वर में कहा। अब सब ट्राइब्स को नदी किनारे इकट्ठा करो। वक्त कम। कुछ समय बाद हर तरफ से बारबेरियन ट्राइब्स नदी के पास जमा हो गए। विकोर सामने खड़ा था, हाथ में सैंटी टी। उसने उसे नदी में डाला और जैसे ही बूंदें पानी से मिली, एक चमकदार सुनहरी लहर पूरे नदी में फैल गई। जंगल सुनहरे प्रकाश से नहा उठा। विकोर ने सब ट्राइबल लीडर्स को देखा। बस ये पानी पिलाओ। संक्रमितों को, बीमारों को। बीमार लोग आगे लाए गए, कुछ खुद पी सके, कुछ को सहारा देना पड़ा। और फिर
हंसी की आवाज, आश्चर्य के स्वर। मेरा शरीर हल्का लग रहा है। रेड डेथ चला गया। चारों ओर खुशी की लहर फैल गई। मेट्रियार्क ने विकर को देखा। ये जो तुमने किया है, तुम्हें हमारा शामन बनना चाहिए। विकर कुछ कहने ही वाला था। मैं तभी धरती कांप गई। धड़ाम, किसी ने जोर से जमीन पर पैर पटका था। एक बड़ी दरार फट गई। सबकी निगाह उस ओर मुड़ी। एक विशाल काय ट्राइबल लीडर खड़ा था। उसकी आवाज गूंजी, गहरे जंगल के लोगों, बोलो, इस जंगल को शुद्ध करने वाले का नाम क्या है? धरती पर गूंजता ताल, हर कदम के साथ एक नाम, विकोर, विकोर, विकोर। बारबेरियंस जोर जोर से उसका नाम पुकार रहे थे, पांव जमीन पर पटकते हुए। एक लय में, एक गर्जना में। बलक ट्राइब का एक सदस्य चिल्लाया, हमें बचाने वाला कौन? जवाब आया, विकर। तीसरी ट्राइब का लीडर गरजा, गहरे जंगल का कल उजला किसने किया? चारों तरफ से गूंजा, विकोर, विकोर। पूरा जंगल उस एक नाम से भर चुका था जिसने उन्हें मौत से खींचकर जिंदगी दी थी। विकोर खामोश खड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान, पर आंखों में तेजी से घूमते विचार। पॉइजन क्लैन की चाल उल्टी पड़ चुकी थी और अब वो हालात वाइकोर के हक में थे। लिनवार माउंटेन पर हुकूमत करने वाला बास्करविल क्लैन, जो खुद को विजेता समझता था, अब विकोर को वो मौका मिल चुका था जिससे वो बास्करविल को सीधे चौक पहुंचा सकता था। खास तौर पर ह्यूगो को। उसी पल मेट्रियार्क ने जोर से घोषणा की, हम त्योहार शुरू करेंगे। लेकिन विकोर ने हाथ उठाया, नहीं, एक काम अभी बाकी है। मेट्रियार्क और ऑन दोनों ने उसे देखा। आश्चर्य में विकोर ने गंभीर स्वर में कहा, जिसने इस जहर को फैलाया उसे ढूंढना जरूरी है। उसी समय काले अंधेरे में एक गुफा के भीतर एक आदमी बैठा था, आंखों में पागलपन भरा संतोष। ओमन, उसके होठों पर कुटिल मुस्कान थी। अब तक सब संक्रमित हो चुके होंगे, उसने खुद से कहा। अगर वो इंपीरियल लड़का ना आता तो मुझे कभी इंपीरियल ड्रगिस्ट से समझौता नहीं करना पड़ता। लेकिन अचानक उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। अब जब सब बीमार हो चुके हैं और मैं ही इलाज दूंगा तो हीरो तो मैं ही कहलाऊंगा। उसने आंखें बंद की और बुदबुदाया, ऑल, मेरी प्यारी पोती, तुझ में जहर भरना मेरी सबसे बड़ी चाल थी। गुफा से बाहर निकलकर वो गांव की ओर बढ़ा, पर जैसे ही पहुंचा उसका चेहरा स्याह हो गया। लोग मुस्कुरा रहे थे, खुश होकर खेतों में काम कर रहे थे। हंसी की आवाजें, जीवन की हलचल। ये कैसे? उसने खुद से कहा। उसकी आंखें चौंधिया गईं क्योंकि सामने ऑल, उसकी पोती, खुश होकर खाना बना रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसका दिमाग घूम गया। पागलपन में भागते हुए वो नदी की ओर गया, शायद वहां कोई जवाब। पर जैसे ही वो पहुंचा उसने देखा नदी का पानी बिल्कुल साफ था, इतना साफ कि उसमें अपनी परछाई दिख रही थी। मछलियां जिंदा है, पानी इतना स्वच्छ कैसे? क्या नदी शुद्ध हो चुकी? ओमन के चेहरे पर भय उभर आया। वो समझ नहीं पा रहा था, उसकी योजना बिखर चुकी थी। और तभी एक आवाज पीछे से आई, पानी का रंग काफी अच्छा हो गया है ना? ओमन ने चौंक कर पलट कर देखा। विकोर खड़ा था। वो बुरी तरह चौंक गया। तू यहाँ कैसे? विकोर के पीछे कई बारबेरियंस खड़े थे। ओमन ने गुस्से में थूका, इंपीरियल कुत्ता। पर अंदर ही अंदर उसका दिल बैठ चुका था। विकोर ने उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, मैं सोच ही रहा था, कौन है जो इस जंगल में सर फैला रहा है? उसके मन में वो पुरानी याद लौट आई। रिग्रेशन से पहले कहानियां सुनी थी। एक बूढ़ा आदमी जिसने अपने ही ट्राइब को जड़ दिया ताकि हीरो बन सके, और अंत में वो इलाज नहीं कर पाया और पूरा ट्राइब मर गया। विकोर ने ओमन की आंखों में झांका। तू वही है? ओमन की सांसें तेज हो गई। नहीं नहीं, वो नहीं जान सकता। उसे मेरे प्लान का पता नहीं हो सकता। वो जोर से चिल्लाया, भीड़ को संबोधित करते हुए, तो तुम सब पुराने शामन का स्वागत करने आए हो? उसी समय भीड़ से एक साया आगे आया। मेट्रियार्क, आंखों में सख्ती, चेहरे पर चुप। मेट्रियार्क एक कदम आगे बढ़े, आंखें गहरी, आवाज सख्त। तो बताओ ओमन, वो अनुष्ठान पूरा हुआ या नहीं? ओमन ने जोर देकर कहा, बिल्कुल हुआ, और देखना ये इन्फेक्शन भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। चेहरे पर झूठी दृढ़ता, पर माथे पर पसीना छलक रहा था। मेट्रियार्क ने धीरे से कहा, एम्पायर में युद्ध छिड़ चुका है रेड डेथ की वजह से। जांच में पता चला कि ये बीमारी किसी नेचुरल वजह से नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर फैलाया है। फिर उन्होंने सवाल उठाया, इंपीरियल क्लैन का इस जंगल से कोई लेना देना नहीं, फिर ये इन्फेक्शन यहाँ तक कैसे पहुंचा? ओमन ने आवाज धीमी कर ली, मुझे नहीं पता, मैं तो बस अनुष्ठान पूरा करके आया हूँ। मेट्रियार्क की नजर उस पर ठहर गई। अगर तू विलेज से आ रहा था तो कैचमेंट एरिया में क्यों मिला? फिर उन्होंने वाइकर की तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया। वाइकोर पहले ही कह चुका था कि तू सीधे यहीं आया। अब देखते हैं तेरी बाकी बातें भी सच है या नहीं। ओमन की सांसें तेज हो गई। कौन सी बातें? मेट्रियार्क ने ठंडी आवाज में कहा, तू कह रहा था कि अगर तू हीरो बनने की कोशिश कर रहा होता तो तेरे पास रेड डेथ का इलाज जरूर होता। अचानक उनकी आंखों से एक सर्द तेज रोशनी फूटी। ओमन का शरीर अकड़ गया। अब बता, तेरे पाउच में क्या है? विकोर के जहन में वो पुरानी बातें लौट आई। कभी उसने आन से ओमन के अतीत के बारे में पूछा था। आन ने बताया था ओमन कभी बलक ट्राइब का हिस्सा नहीं था, वो एक गुलाम बनकर आया था, पुराने शामन का नौकर। लेकिन एक रात उसने शिकार किया, अपने ही मालिक को मार डाला और उसकी शक्ति चुरा ली। तब से वो शामन बन बैठा। शुरुआत में गांव के गंदे काम करता, शिकार के समय खुद को चारे की तरह पेश करता। धीरे धीरे उसके बाल सफेद हुए, उम्र बढ़ी और लोग उसे मान देने लगे। विकर का मन सोचने लगा, क्या ये बूढ़ा शामन वो सब कुछ चाहता है जो उसे जवानी में नहीं मिला? क्या ये मेट्रियार्क की सत्ता को भी निगलना चाहता है? मेट्रियार्क अब गुस्से में कांप रही थी। पॉकेट दिखा अमान, ओमन ने कांपती आवाज में कहा। उसमें सिर्फ आटा है, थोड़ा सा रखा था अनुष्ठान के बाद खाने के लिए। वो पाउच निकाल ही रहा था कि हाथ फिसला, पाउच नदी में गिर गया। छपाक, पानी में पाउच बहा और देखते ही देखते उसका सारा सामान घुल गया। ओमन ने घबरा कर चिल्लाया,
मेरे हाथ कांपते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, गलती से गिर गया। मैट्रियार्क ने एक लंबी सांस ली। विकोर, अब तेरे कहे अनुसार हम पाउच का सच नहीं जान पाएंगे। विकोर की नजरें ओमन पर जम गई, आवाज कड़वी। कितना कन्वीनियंट है ना कि सबूत खुद ही बह गया। ओमन अब बौखला गया। मेरे पास कोई एंटीडोट नहीं है, और अगर तुम मुझे दोष दे रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम मानते हो कि जहर फैलाने वाला मैं ही हूँ। उसने उंगली उठा दी वाइकोर की ओर। मैट्रियार्क, इस इंपीरियल को सजा दो। ये एक सम्मानित शामन पर इल्जाम लगा रहा है। मैट्रियार्क शांत खड़ी थी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बिल्कुल बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगना चाहिए, और अगर तू बेगुनाह है तो मैं तेरी इज्जत और सम्मान की रक्षा करूंगी। ओमन के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। अब कुछ नहीं कर सकते, मैं अनटचेबल हूँ। मैट्रियार्क की आंखों में अब शक नहीं, सिर्फ फैसला था। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, इसका निर्णय अब आयट से होगा। पूरा ट्राइबल सर्कल चौंक गया। आयट बलक परंपरा का सबसे पुराना और निर्णायक तरीका। जब दो विचार टकराते थे, जब कोई फैसला बिना सबूत के असंभव लगता था, तब आयट ही होता था अंतिम रास्ता। आन आगे बढ़ी। उसने सीधा ओमन की ओर देखा। तू तो हमेशा परंपराओं की बात करता रहा है, अब बता क्या बलाक की इस परंपरा को निभाएगा? ओमान के दिल में गालियां गूंजने लगी, पर चेहरा शांत रखा। ठीक है, 4 दिन बाद पूर्णिमा की रात को आयड होगा। लेकिन तभी विकोर की आवाज गूंजी, धीमी पर काटदार। गलत। परंपरा कहती है जिसने आयड की मांग स्वीकार की है, तारीख वही तय करता है। वो आगे बढ़ा। तू समझा कि सबूत ना होने से बच जाएगा, पर मेरा प्लान कुछ और था। तुझे ऐसी जगह घेरना जहाँ तुझे खुद आयड मांगनी पड़े। विकोर की आंखों में एक तेज चमक थी। और अब हम आयड अभी शुरू करेंगे, यहीं इस पहाड़ की चोटी पर। 1 घंटे में वॉरियर्स सर्कल सज चुका था। पूरा बलाक ट्राइब इकट्ठा था। मैट्रियार्क ने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। आयड शुरू होता है। जो मैदान से भागेगा उसे मौत मिलेगी। पीछे खड़े वॉरियर उसे वहीं खत्म कर देंगे। उनकी पीठ पीछे था वॉरियर्स माउंटेन, जहां उनके पूर्वजों की समाधियां थी। आज एंसेस्टर्स खुद फैसला करेंगे कौन न्याय पर है और कौन धोखे पर। आन चिल्लाई, विकोर, एक बार में खत्म कर देना। पूरा ट्राइब तुझे देख रहा है। भीड़ गूंज उठी। विकोर। ओमन के कान सुन्न पड़ने लगे। उसने जोर से अपनी उंगली काटी। खून की कुछ बूंदें जमीन पर टपकी। नेक्रोमेंसी शुरू हो चुकी थी। मिट्टी फटी। 3 स्केलेटन्स बाहर निकले। मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स पर नजर रखो। विकोर की हलचल तुरंत बताओ। ओमन ने अपनी कमर से धनुष उठाया। 7 साल इस जंगल में बिताए हैं मैंने, और ये लड़का सिर्फ 2 साल पुराना है। अब बस इसे देखना है। और एक तीर सीधा उसकी छाती के पार। पर उसे क्या पता था, विकोर तो पहले से वहां था। एक पेड़ की ऊंची शाखा से उल्टा लटक रहा था, सीधा उसके पीछे। विकोर ने एक बार फिर अपने साइलेंट हील कौशल को याद किया। स्वैम्प मास्टर को मारकर हासिल किया गया ये माशू स्किल उसे बिना एक भी आवाज किए अपने शिकार के पास पहुंचने देता था। ओमन के पास नेक्रोमेंसी है, शायद वो लोको ट्राइब का हो, विकोर ने सोचा, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर एक हल्का झटका और विकोर नीचे उतरा, सीधा स्केलेटन्स के बीच। उसकी कलाई हल्की सी घूमी। बील्ज़ेबub की धार हवा में चमकी। तीनों स्केलेटन्स 1 सेकंड में राख हो गए। ओमन अभी भी मुस्कुरा रहा था। कहाँ छुप गया ये विकोर? कहीं से भी आवाज नहीं आ रही। डर गया है शायद। अगले ही पल बील्ज़ेबub उसकी छाती के आर पार थी। क्या? ओमन की आंखें फैल गईं। कांपती आवाज, तू कहाँ से आया? पत्तों की आवाज तक नहीं सुनी मैंने। विकोर ने उसे एक धक्का दिया। ओमन जमीन पर गिर पड़ा, आंखें खाली, सांसें डूबती हुई। विकोर ने बील्ज़ेबub को वापस शीत में डाला और खड़ा हो गया। आयड खत्म हो चुका था। आन दौड़ती हुई आई। विकोर, तू जीत गया। पूरे ट्राइब की निगाहें अब उस पर थी। किसी को यकीन नहीं हुआ कि सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, पर एंसेस्टर्स का फैसला हो चुका था। एक एल्डर ने टूटती आवाज में कहा, पूर्वजों ने खुद ओमन की बात को अपवित्र माना है, इसलिए आयड इतनी जल्दी खत्म हो गया। घाटी में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। कोई जश्न नहीं, कोई चीख नहीं, बस ओमन की तड़पती हुई सांसें। जख्म में जलन थी, पर उसके दिल में उससे भी ज्यादा नफरत। बलक लोगों, वो सब जिन्होंने कभी उसे नीचा दिखाया था, उसका हक छीना था, अब वो सब जलने चाहिए। विकोर ने आहान की तरफ देखा। अब इससे और तकलीफ देना ठीक है क्या? शायद इसे मार देना ही दया होगी। पर आहान का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। मेरी बहन ऑल को मार डालता वो रेड डेथ से, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। कावर्ड है, दया के लायक नहीं। पर कोई नहीं जानता था ओमन कुछ और कर रहा था। जमीन पर अपने ही खून से कुछ लिख रहा था। तभी एंसेस्टर्स की कब्र से एक हल्की बैंगनी रोशनी निकली और कब्र का दरवाजा खुलने लगा। हवा रुक गई। पेड़ सन्न पड़ गए। आसमान और जमीन दोनों बैंगनी अंधकार से ढक गए। ये क्या? ट्राइब वाले पीछे हटने लगे। आन की आंखें डर से चौंधिया गई। उसने देखा ओमन अब भी हिल रहा था। इम्पॉसिबल। विकोर ने सर घुमाया। उसका फेफड़ा मैंने काटा था, वो अब भी जिंदा कैसे है? पास खड़े बारबेरियंस गुस्से से चिल्ला उठे, कब्र से छेड़छाड़? क्या एंसेस्टर्स की आत्माओं को भी चैन नहीं देने देगा? ओमन उठ खड़ा हुआ, आंखें पूरी तरह बैंगनी, चेहरे पर विकृत हंसी। तुम एंसेस्टर्स से डरते हो? उसकी आवाज में अब इंसानियत नहीं थी। विकोर को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। किल हिम, अभी मार डालो, वो झपटा। पर तभी एक भयंकर धमाका। विकोर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। आन दौड़ती हुई पहुंची। ये क्या था? एक तीर जो डार्क एनर्जी से लिपटा हुआ था। ओमन ने पहाड़ की चोटी की ओर देखा और उंगली उठाई। फैसला एंसेस्टर्स पर छोड़ना था ना, तो अब लो। ग्रेट एंसेस्टर्स जजमेंट। ऊपर खड़ी थी एक अनडेड महिला, हाथ में धनुष। फिर शब्द हवा में तैर गए, डेथ नाइट। आन की सांसें रुक गई। क्या ये हमारी एंसेस्टर थी? विकोर अवाक रह गया। ये कैसे हो सकता है? ओमन ने एंसेस्टर को पुनर्जीवित कर दिया। वो सोच में डूबा। ओमन, क्या तू खुद
अनडेड बन गया। तभी ओमन ने स्केलेटन्स बुला ली। तुम सोचते थे मैं सिर्फ एक साधारण शामन हूं, अब देखो यहाँ एक ही कब्र नहीं है। जैसे ही ये कहा चारों ओर से डेथ नाइट्स निकलने लगे। पूरी वॉरियर्स माउंटेन अब मौत का किला बन चुकी थी। ओमन स्केलेटन कैरेज में बैठकर हंसते हुए भागा। चलो अब एंसेस्टर से लड़ो और देखो क्या बचा पाते हो। पीछे से आहान ने तीर साधा। इतना गिर जाएगा तू, खून के रिश्तों को भी जला डाला। लेकिन उसका तीर आकर एंसेस्टर के एक तीर से टकराकर टूट गया। उसने एंसेस्टर ने उसे बचाया, पर तभी जंगल से आया एक तीर जो सीधे उस अनडेड एंसेस्टर का सिर उड़ा गया। भीड़ चौंकी और मैट्रियार्क सामने आई। डरने की जरूरत नहीं, ये सब ओमन के बनाए पपेट हैं, असल एंसेस्टर्स नहीं। वॉरियर्स माउंटेन पर एक समय था जब एंसेस्टर्स की कब्रें श्रद्धा का प्रतीक थी। अब वही एंसेस्टर्स अनडेड बनकर बलक ट्राइब के खिलाफ खड़े थे। चारों तरफ चीखें, जलती जमीन और टूटते शरीर, एक नरसंहार जारी था। अनडेड एंसेस्टर्स की ताकत सामान्य वॉरियर से कहीं ऊपर। ब्लैक्स गिरते जा रहे थे। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। तभी एक अनडेड चीखी पर उसके सिर को उड़ा दिया गया, एक एरो सीधा माथे के बीच में। अगले ही पल 2 और डेथ नाइट्स गिरे। सिर्फ एक तीर, एक हत्या, हर वार सटीक, बेरहम। अक्विला द नाइट फॉक्स, विकोर ने देखा ये महिला एक एक एरो में डेथ नाइट्स को गिरा रही है और ये सब हाई रैंक ग्रेजुएट्स जैसे थे। अब उसे एहसास हुआ एम्पायर से फॉरेस्ट को अकेले बचाने वाली लेजेंड्स झूठ नहीं थी। उसने एन की तरफ देखा। उसके रहते चिंता की कोई जरूरत नहीं। चलो अब ओमन को रोकना है। आन चौंकी। कहाँ? विकोर ने जवाब दिया, जहाँ भी वो छुपा है अब उसे यही खत्म करना होगा। दूसरी ओर ओमन मैदान छोड़ चुका था। स्केलेटन्स की टोली उसके पीछे थी। वो हंस रहा था। अब ब्लैक्स को पछताना होगा, मुझे निकालकर बड़ी गलती की। एक स्केलेटन की ओर देखा। जा काम पूरा कर। वो आगे बढ़ा पर उसका मन भारी था। अकेला के रहते मुझे संभल कर चलना होगा। वो इतिहास की सबसे तेज विलेज हेड, पर उसके लिए भी मैंने एक तोहफा बचा कर रखा है। विकोर और आन पीछा करते हुए उसे एक प्राचीन पिलर के पास पाते हैं। ओमन एक मैजिक सर्कल के बीच बैठा था, कुछ मंत्र बुदबुदाता हुआ। वाइकोर ने इधर उधर देखा। ये जगह, ये खंभे, क्या तुम जानती हो ये क्या है? आन ने सिर हिलाया। नहीं, पर इतना तय है इसे अब और आगे नहीं बढ़ने दे सकते। उसने अपना बो उठाया, एरो को ऑरा से भर दिया। अब तेरा खेल खत्म ओमन। एरो चला एकदम सीधा उसकी ओर, लेकिन फाइनली हो गया। ओमन चीखा और जमीन से एक हाथ उठा और उस एरो को हवा में ही पकड़ लिया। विकोर और आन सन्न। ओमन की आंखों में पागलपन चमक उठा। आ गया वो जिसे कोई नहीं देख सका, पर मैं देख पाया। द डिवाइन आर्चर एडोनाई। आन के चेहरे से खून उतर गया। ये एडोनाई, वो बालक का लेजेंड? विकोर की सांसें रुक गई। उसने तो कहा था कि वो अकेले जंगल में सोया था, कोई उसे जगा नहीं सका, और ओमन ने उसे जगा लिया। और जैसे ये सब काफी नहीं था, एडोनाई ने तीर चलाया। विकोर ने तुरंत बेल्जेबब को बुलाया और एरो की दिशा मोड़ दी। लेकिन जब तीर एक पेड़ से टकराया, पूरा जंगल थर्रा उठा। भयंकर विस्फोट। विकोर पीछे हटते हुए चौंका। ये ऑरा से लिपटा एरो था, पर उसकी चिंता दूसरी आवाज ने तोड़ दी। आन, उसकी जांघ से खून बह रहा था। जल रहा है जैसे पैर को आग लगी हो। विकोर झुका। झर, ये एडोनाई का जहरीला तीर। और तभी एक और डरावना सच उसके दिमाग में आया। उसका वो बना है मैडम 8 लेग्स की रिमेन्स से। और फिर एरो की बारिश शुरू हो गई। हर तीर ऑरा से भरा, हर टकराव एक धमाका। वाइकोर ने बेल्जेबब से हर तीर को मोड़ने की कोशिश की। हर एक्सप्लोजन जमीन को चीरता गया। जब हमला रुका, चारों ओर से टूटी जमीन, धुएं में छिपे घाव और 2 जिंदा लोग जो अब भी खड़े थे। विकोर अब भी खड़ा था, कमजोर, हांफता हुआ, पर फिर भी आन के सामने दीवार बनकर डटा था। बेल्जेबब की सांसें भी अब दर्द में थी। उसकी ताकत जवाब दे रही थी। आन की आंखें भर आई। काफी हो गया विकोर, मुझे बचाने की जरूरत नहीं, भागो यहाँ से, मेरे लिए मरना मत। लेकिन जवाब देने से पहले ही ओमन की हंसी गूंजने लगी। तुम दोनों का संघर्ष अब खत्म होने वाला है। उसने पलट कर देखा। सर एडोनाई, अब इन्हें मिटा दो। एडोनाई ने एक एरो उठाया। उस पर एक काली ऑरा लहराने लगी, मौत की महक के साथ। विकोर ने खुद को संभाला। इस बार शायद मैं न रोक सकूं। एरो चल चुका था, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। एक रहस्यमयी आकृति आकर एरो को हवा में ही पकड़ लेती है अपने नंगे हाथों से। सब हक्के बक्के। ओमन, विकोर, आन, तीनों स्तब्ध, और वो महिला मैट्रियार्क अक्विला अंधेरे से निकलकर सामने आई। उसने तीर को देखा और मुट्ठी बांधी। ऑरा कांपी, झर उबलने लगा और तीर धीरे धीरे धूल में बदल गया। ओमन की रीढ़ में एक सर्द लहर दौड़ गई। अक्विला की आंखें अब सिर्फ उसे देख रही थी। चलो ओमन, अब बात करते हैं। आन चिल्लाई। माँ, तुम यहाँ कैसे? अक्विला ने नजरें अपनी बेटी पर डाली। मैंने यहाँ एक अजीब ऑरा महसूस की थी, अब समझ आ गया क्यों। ओमन पीछे हटने। आन ने रोते हुए बताया, उसका तीर जहरीला था माँ, तुम्हें इलाज की जरूरत है। अक्विला ने अपनी हथेली देखी। झर वहां था, लेकिन उसने कुछ अनोखा किया। मुट्ठी भींची और ऑरा के अंदर से एक विस्फोट किया। जब हाथ खोला, झर लहू के साथ बह गया। वाइकोर ने हैरानी से देखा। उसने अपने अंदर ऑरा फोड़कर जहर को जला दिया। ये कला बहुत ही दुर्लभ थी। अक्विला अब ओमन की ओर मुड़ी। उसकी आवाज बर्फ सी ठंडी थी। बताओ ओमन, क्या ये सच में सर एडोनाई है? ओमन थोड़ा संभला। हाँ, बलाक का लेजेंडरी आर्चर। तुम भी इससे लड़ने की हिम्मत नहीं करोगे। अक्विला हल्का मुस्कुराई। तो फिर ठीक है। उसने विकोर और आन की तरफ देखा। तुम दोनों पीछे रहो, अब ये मेरी लड़ाई है। अब मैदान तैयार था। एक और मैट्रियार्क अक्विला, दूसरी ओर दिव्य धनुषधारी एडोनाई। अक्विला ने शुरुआत की। ऑरा से लिपटे 5 तीर छोड़े, तेज, सटीक, घातक।
घातक अधुना हर तीर को हवा में चकमा देकर निकल गया। अब उसने जवाब दिया, एक गहरे काले तीर के साथ। अक्विला ने झुककर उसे भी चकमा दिया। हर एक्सप्लोसिव एरो जमीन फाड़ रहा था, जंगल जलने लगा था। विकर ने आन को उठाया, हमें हटना होगा, ये युद्ध मास्टर ग्रेड ऑरा का। दूसरी तरफ ओमन एक चट्टान के पीछे खड़ा था, देख रहा था ये टकराव। अक्विला तेज है, पर सर अदुनाय अब इंसान नहीं, अब वो मर चुका है और हेल की डायमेंशनल ऑरा उसके पास अनंत है। कुछ ही पल में अक्विला के शरीर पर घाव उभरने लगे। उसने महसूस किया रेंज फाइट में उसे नुकसान होगा। उसकी नजरें अदुनाय पर टिक गई। स्पीड, पावर, मोबिलिटी सब कुछ परफेक्ट है, पर कुछ है जो अब भी कमी है उसमें। एक जोरदार विस्फोट ने जमीन हिला दी। दोनों के तीर हवा में टकराए, धूल का गुब्बार उठ गया और अक्विला ने मौका देखा। धूल के भीतर से उसने उड़कर अदुनाय की गर्दन पर एक जोरदार किक मारी। अक्विला की किक तेज थी, सटीक थी, लेकिन अदुनाय ने उसे भी चकमा दे दिया। उसके हाथ में एक डार्क सोर्ड उभरा। जैसे ही उसने तलवार घुमाई, पेड़ दो हिस्सों में कटते चले गए। अक्विला पीछे हटी, बच गई, पर जवाब देने में जरा भी देर नहीं की। उसने एक डैगर फेंकी सीधा अदुनाय के हाथ पर। डार्क सोर्ड हाथ से छूट गया। अदुनाय का संतुलन बिगड़ा। अक्विला ने इस मौके को भांपते हुए उसके घुटने पर एक और किक मारी। अदुनाय लड़खड़ाया और तभी अक्विला ने अपनी सबसे शक्तिशाली ऑरा एरो छोड़ी। एरो जंगल को चीरता हुआ निकला और जब धूल छंटी, अदुनाय का पूरा दाहिना ऊपरी हिस्सा उड़ चुका था। अक्विला ने उसकी ओर देखा। ग्रेट एंसेस्टर, क्या ये झिझक इस वजह से है कि तुम मर चुके हो, या फिर इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी वंशज हूं? पर अब मैं तुम्हें इस स्थिति से आजाद करूंगी। उसने एक और एरो छोड़ा। अदुनाय अभी भी बिना हिले खड़ा था, जैसे खुद को खत्म करने दे रहा। पर ठीक उस वक्त एक काली ऑरा से बना हाथ उभरा और एरो को पकड़ लिया। अदुनाय चीख उठा। उसके आधे शरीर में अब डार्क एनर्जी भर रही थी, जो उसके अनडेड शरीर से मर्ज होने लगी। पीछे ओमन खड़ा था। तू इस नेक्रोमेंसी को रेजिस्ट कर रहा है? तू सच में लेजेंड है। ओमन ने गुस्से से अदुनाय को आदेश दिया, अब डीले वार बंद करो, हर उस चीज को मिटा दो जो तुम्हारे सामने खड़ी हो। अक्विला ने गुस्से से चिल्लाकर उसे रोका। अदुनाय अब बदल चुका था। उसका पूरा शरीर एक भयानक काली ऑरा से ढक गया था। उसने एक भयावह चीख मारी और सामने खड़ा ओमन अब पूरी तरह संतुष्ट लग रहा था। अब ये अदुनाय नहीं रहा, ये तो कुछ और ही बन गया है। पर तभी भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। जंगल हिला और 3 ए रैंक मॉन्स्टर्स सामने आ गए। ये सब इस युद्ध के शोर से खींचे चले आए थे, पर उससे पहले कि कोई कुछ करे, अदुनाय ने 3 तीर चलाए और अगले ही पल तीनों मॉन्स्टर मारे जा चुके थे। अक्विला देखती रह गई। मैंने तीर चलते तक नहीं देखे। ओमन की हंसी गूंजने लगी। अब मान गई ना, ये सर अदुनाय है। अब उस औरत को खत्म करो। अदुनाय ने आदेश सुना और आगे बढ़ा। उसने तीरों की बारिश शुरू कर दी। हर एरो मौत की गंध लिए हुए। अक्विला हर वार को चकमा दे रही थी, पर एक अजीब जहर अब उसके शरीर में उतर रहा था। उसकी चाल धीमी पड़ने लगी थी। अब खत्म करना होगा। अक्विला ने घूमकर 2 ऑरा एरोज छोड़े। पहला कहीं और चला गया, दूसरा सीधा अदुनाय के चेहरे की ओर। अदुनाय ने दूसरा तीर रोका और चकनाचूर कर दिया। अक्विला के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन वो अचानक मुस्कुराई। उस पहला तीर जो मिस हुआ था अब हवा में घूमकर अदुनाय की गर्दन के पीछे से घुस गया। ये था मेरा एरो ट्रैप। पहला तीर घूमकर वापस आता है जब दुश्मन दूसरा वार रोकने में व्यस्त होता है। ये उसकी खुद की बनाई गई स्किल थी। अदुनाय और इंपीरियल नाइट की लड़ाई देखने के बाद उसने इसे डेवलप किया था, पर वो मुस्कान जल्द ही गायब हो गई। अदुनाय ने वो तीर अपनी गर्दन से खींचकर बाहर निकाल दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना। ओमन हंस पड़ा। अकेला, तुमने अब तक कई पत्थर दिल वॉरियर्स से लड़ा, पर तुमने कभी लाश से नहीं लड़ा। सर अदुनाय मर चुका है, उसे एक तीर से नहीं हराया जा सकता। और कहीं दूर एक चट्टान पर खड़ी अन तेज सांसों के साथ माँ को देख रही थी। जंगल की आग, विस्फोटों की आवाज, सब कुछ कांप रहा था, पर उसकी आंखों में बस माँ की चिंता थी। अन चुप थी, पर उसकी आंखें उम्मीद से भरी थी। उसे यकीन था वेसर आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। उसे याद थे वाइसर के शब्द, तुम छिपी रहना, मैं ओमन को रोकूंगा और उसकी नेक्रोमेंसी को खत्म कर दूंगा। इधर वाइसर जंगल में दौड़ता जा रहा था। हर पेड़, हर चट्टान पार करता हुआ वो एक नतीजे पर पहुंचा। ओमान अक्विला से डरता है, इसलिए वो अदुनाय को सामने रखकर छिपा होगा। और तभी वाइसर की नजर पड़ गई। ओमान एक पेड़ के पीछे छिपा खड़ा था। वाइसर रुका नहीं, सीधा दौड़ पड़ा उसकी तरफ। एक ही वार में उसे खत्म करने का इरादा था, लेकिन तभी एक डेथ नाइट प्रकट हुआ और वाइसर की तरफ एक जोरदार किक मारी। जमीन फट गई, पर वाइसर की फुर्ती कम नहीं थी। वो एक पल में पीछे हट गया, सुरक्षित दूरी पर। अब ओमन की नजर वाइसर पर पड़ी और वो गुस्से में चीख पड़ा, तो तू आ ही गया एम्पायर के कीड़े। मैं जानता था कोई ना कोई आएगा, इसलिए मैंने पहले ही अपने डेथ नाइट्स बुला लिए हैं। ये सब ऐसे वॉरियर्स की लाशों से बने हैं जिन्हें वॉरियर्स ग्रेव में दफनाया गया था। अगले ही पल डेथ नाइट्स चारों तरफ से विसर पर टूट पड़े। उधर अदुनाय का तीर अक्विला की कमर में जा धंसा। वो घुटनों पर गिर गई। उसकी चीख हवा में गूंज गई। ओमन ने उसकी हालत देखी और मुस्कुराया। ये जंगल अब मेरा होगा। मैंने जीवन भर अपमान झेला है, अब ये सब मेरी ताकत के आगे झुके। पहले मैं उन सभी को मारूंगा जो मुझे तुच्छ समझते थे। पर तभी एक घातक ऑरा पीछे से उभरी। वाइसर ने बास्करविल 6 टेक्निक का प्रयोग किया और सभी डेथ नाइट्स एक ही झटके में राख बन गए। वाइसर ने ठंडी नजर से ओमन की ओर देखा। तुम्हारी योजना थोड़ी मुश्किल जरूर है, पर इस जंगल के लोग मेरा साथ देंगे। ओमन की आंखें फटी की फटी रह गई। ये मुमकिन नहीं। तू क्या हाई रैंक ग्रेजुएट से भी ताकतवर है? वाइसर की ठंडी आंखें, क्या तुम सच में अपनी हर इच्छा को जान पाए? ओमन कांपने लगा। ए अदुनाय, बचाओ, मुझे बचाओ। अदुनाय ने तीर उठाया, पर तभी अक्विला पीछे से आई और उसे एक जोरदार किक मारी। अदुनाय का तीर निशाने से चूक गया। वाइसर के पीछे से कुछ इंच दूर निकल गया। ओमन अब घबरा चुका था। अदुनाय, मारो उसे जल्दी। पर उसके शब्द उसके अंत की शुरुआत थी।
एक झटके में उसके दोनों हाथ कट गए। वो देख ही रहा था कि अगली ही सांस में उसका सिर धड़ से अलग हो गया और मरते वक्त भी उसकी आंखों में बस एक सवाल था, ये हुआ कैसे। दूसरी तरफ ब्लैक ट्राइब अब भी डेथ नाइट से लड़ रहा था, पर हालत खराब थी। एक डेथ नाइट ने एक लड़की की कमर से बो छीनी और उसी हथियार से वार करने वाला था, पर तभी उसका शरीर राख बन गया और देखते ही देखते पूरी डेथ नाइट लीजन राख में तब्दील हो गई। उधर अक्विला जमीन पर बैठी सांसें उखड़ी हुई। उसने सामने देखा अडोनाई की शरीर अब राख बन रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और उसकी राख होती हाथ को थामा और धीमे से फुसफुसाया, रेस्ट इन पीस। उसी वक्त ओमन दूसरी ओर से चिल्लाई, ये जंगल मेरा हो सकता था। उसकी आवाज में पछतावा था और गुस्सा। वाइसर, तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वाइसर ने उसकी ओर देखा, ओमन तू सिर्फ नेक्रोमैंसर नहीं था, तूने अडोनाई जैसे वॉरियर को मशीन बना दिया। अगर तू चाहता तो एक महान शामन बन सकता था। ओमन की हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी। ये अंत नहीं है वाइसर, मैं तुझे इसका पछतावा दिलाऊंगा। मैं लौटूंगा। पर उसके शब्द अधूरे रह गए। एक तीर सीधा उसके माथे में जाता सा सन्नाटा। उसका अंधकारमय अध्याय वहीं समाप्त हो गया। वाइसर ने पीछे मुड़कर देखा। आहन हाथ में धनुष ली थक कर हाँफ रहा था। उसने आंखें झुकाकर कहा, अगर मैंने पहले ही तुझे सुना होता तो शायद ये सब टल जाता। वाइसर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये तेरी गलती नहीं है, तूने आज वो किया जो सबसे जरूरी था और तूने बहुत अच्छा किया। ओमान के अंत के साथ एक अजीब सी राहत की लहर फैली। सबको लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाइसर ने कहा, चलो वापस गांव चलते हैं। पर जब वे गांव पहुंचे, हर किसी के कदम रुक गए। पूरा गांव मलबे में तब्दील हो चुका था। हर तरफ राख, हर तरफ टूटे हुए सपने। आन की आवाज कांपी। ये क्या हुआ यहाँ? मैट्रियर्क का चेहरा स्याह पड़ गया। जिन लोगों ने अलर्ट के साथ जाने से इनकार किया था वो यहीं थे, गांव में। ऑल की आंखें भर आईं। मैडम, वो यहाँ आ गई थी। आन की सांसें थम गई। तुम कहना चाह रहे हो वो मैडम यहाँ आई थी? वो बहन की तरफ दौड़ी। तू ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? वहीं दूसरी ओर वाइसर सोच में डूबा था। वो मॉन्स्टर जो अब तक शांत था, अचानक इतनी तबाही क्यों मचाने लगा? ऑल ने एक दिशा की ओर इशारा किया। ग्रैंडफादर के सेरेमोनियल टेंट से धुआं उठ रहा था और उसके कुछ देर बाद मैडम ने हमला किया। वाइसर ने वहां जाकर जली हुई पत्तियां देखी और फिर समझ गया। ओमन ने एक खास पौधा जलाया था जो कीड़े और राक्षसी प्राणियों को आकर्षित करता है। उसकी आंखें फैल गईं। ये सब पहले से योजना थी? गुस्से से कांपती मैट्रियार्क ने पास की चट्टान पर मुक्का मारा। उस घटिया इंसान को मरना कम सजा थी। एक सैनिक ने उन्हें संभालने की कोशिश की। आपका घाव फिर से खुल रहा है। मैट्रियार्क ने गहरी सांस ली। हम इस गांव को फिर से बनाएंगे, खाना जुटाएंगे और जो जिंदा है उन्हें बचाएंगे। उन्होंने आदेश दिया, जो सैनिक घायल नहीं है, घायलों की मदद करो, मलबे से लोगों को बाहर निकालो। आन ने अपने वुल्फ बकीरा को देखा। वो कांप रहा था। उसका पैर जहरीला हो चुका था मैडम की जहर से। आन ने उसे गले से लगाया। आंखों में आंसू भरकर बोली, माफ कर, मैं तुझे अकेला छोड़ गई थी। मैडम, 8 लेग्स जंगल की वो राक्षसी देवी जिसका नाम सुनकर हर ट्राइब कांप उठता था। उसकी शक्ति एक प्राकृतिक आपदा की तरह थी जिसके सामने कोई बदला नहीं ले सकता। पर वाइसर के मन में अब भी एक उम्मीद थी, एक योजना। उस रात वाइसर चुपचाप मैट्रियार्क अक्विला के तंबू में गया। अक्विला ने पूछा, तुम इतनी रात को क्यों आए? वाइसर ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे मैडम 8 लेग्स के बारे में जानना। मैट्रियार्क का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें उसके बारे में जानने की जरूरत क्यों? वाइसर ने एक दस्तावेज आगे बढ़ाया। ये मुझे लोको ट्राइब के गांव से मिला था। इसमें मैडम के जहर की जानकारी, गवाहों के बयान और यहाँ तक कि उसके ठिकाने का जिक्र भी है। पर मैं समझ नहीं पाया, अगर इतनी जानकारी थी तो सारे ट्राइब्स ने मिलकर उसे खत्म क्यों नहीं किया? अकेला ने गहरी सांस ली। क्योंकि हम जानते हैं कि मैडम क्या है। वो कोई सामान्य राक्षस नहीं बल्कि एक अशुद्ध देवी है। हमारी पीढ़ियां उसे जानती हैं। एक बार अडोनाई आर्चर गॉड ने उसे हराने की कोशिश की थी। उसने मैडम की एक टांग में तीर मारा। वो कट गई पर जीत नहीं मिली, बल्कि एक डरावनी सच्चाई सामने आई। कटी हुई टांग पुनः उगाई और फिर 2 टांगें हो गईं। जिस हिस्से को काटो वो बढ़ता जाता है, हर बार और ताकतवर बनकर। उसका शरीर अडोनाई के भी तीर नहीं भेद पाए। जो भी उसके सामने गया उसके जहर का शिकार बन गया। अक्विला ने अपनी चोट की ओर इशारा किया। अडोनाई के तीर में जो जहर था वो भी मैडम का ही था और आज तक वो जहर मुझे सताता है। मैडम 8 लेग्स एक अभिशप्त सृष्टि है जिसे कई योद्धाओं के बलिदान ने जन्म दिया। अक्विला की आंखों में डर था, एक माँ जैसा डर। वाइसर, मैं और अपनों को खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, मैडम पर हमला करने की बात छोड़ दे। उसके लफ्जों में वो डर था जो हजारों साल की हारों ने जन्म दिया था। पर वाइसर चुप रहा क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। एक्विला और आर्चर गॉड अडोनाई तक जिससे नहीं जीत पाए। वाइसर ने आंखें बंद की। उनके मुकाबले मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर तभी उसका मन एक और तरफ गया। फॉल की दुनिया, जहाँ डिमोनिक मॉन्स्टर्स इंसानों की धरती को रौंदते थे, वहाँ वो मैडम जैसे और उससे भी बदतर मॉन्स्टर्स से लड़ चुका था। मैडम आखिर है तो एक मॉन्स्टर ही। हर मॉन्स्टर की आदतें होती हैं, कमजोरियां होती हैं, बस उन्हें पहचानना है। जंगल के एक कोने में एक शांत पहाड़ी अचानक कांप उठी। उसके शिखर से कई टांगें बाहर निकली। मैडम 8 लेग्स जाग चुकी थी। उसकी चीख जंगल की हवा को चीरती हुई हर ओर फैल गई। कुछ दूरी पर छिपा वाइसर सांस रोके हुए उसे देख रहा था। जागने के वक्त
हमेशा एक तेज आवाज होती है। वो कई दिनों से मैडम के ठिकाने की निगरानी कर रहा था और अब उसने पैटर्न समझ लिया था। हर रोज वो तय वक्त पर खाने की तलाश में बाहर जाती और लगभग 2 घंटे में लौट आती। उसी समय वाइसर तेजी से जंगल पार करता हुआ उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया जहां मैडम का केव था। नीचे झांका तो देखा जालों का जाल, जैसे किसी ने चट्टानों को बुन दिया। बाहर से वो जगह एक शांत पत्थर जैसी दिखती थी, पर अंदर खाली और घातक। वाइसर ने एक पत्थर काटा और उसमें फंसे जाले को निकाला। उसे छूकर महसूस किया, ये रेशे इतने सख्त हैं कि कोई सामान्य ग्रेजुएट मना यूजर इसे काट भी नहीं सकता। इन्हीं जालों का इस्तेमाल करके मैं नीचे जा सकता हूँ। जैसे जैसे वो नीचे उतरता गया, उसने केव की बनावट को गौर से देखा। एंट्रेंस मैडम की बॉडी के हिसाब से बनी है, जैसे किसी ने उसे ध्यान में रखकर ये जगह बनाई। और फिर एक सन्नाटा, एक डरावना नजारा। हर तरफ जालों में फंसे शरीर, कुछ इंसान, कुछ मॉन्स्टर्स, कुछ पूरी तरह सड़ चुके, कुछ अभी भी सलामत। क्या मैडम उन्हें यहाँ लाकर सिर्फ देखने के लिए छोड़ देती? उसने अपना ध्यान जोर से हटाया। मुझे जल्दी काम खत्म करना होगा, वरना 2 घंटे के अंदर वो लौट आएगी। तभी एक दीवार पर कुछ अजीब दिखा, मैडम के अंडे। तो ये उन्हीं स्पाइडर डीमंस की शुरुआत है जो फॉल के वक्त हर जगह फैल गए थे। वाइसर ने एक अंडा उठाया, इसे एनालाइज करना जरूरी है। पर तभी मैडम लौट आई। ऊपर से वो अपने केव को घूर रही थी, जैसे उसे कोई एहसास हुआ। वाइसर जालों में छिपा रहा, सांस भी नहीं ली। अगर मेरे पास माशू की साउंड डैम्पनिंग स्किल न होती तो शायद आज यही मारा जाता। मैडम कुछ देर बाद चली गई। वाइसर ने चैन की सांस ली। अब और देर नहीं कर सकता। दूसरी ओर बलक ट्राइब का गांव फिर से बन रहा था। हर तरफ लोग टूटी दीवारों को खड़ा कर रहे थे, घर जोड़ रहे थे, जिंदगी को फिर से आकार दे रहे थे। इसी बीच एक सवाल गूंजा, वाइसर का कुछ पता चला क्या? एक विलेजर बोला, उसने तो अपना अलग टेंट बनाया है, कई दिन से बाहर ही नहीं निकला। दूसरे ने कहा, मैंने देखा था वो सुबह सुबह किसी दूसरी ट्राइब की तरफ गया था। पर एक अजीब चीज सबने महसूस की। उसके टेंट के पास जली हुई चीज की गंध आती, जैसे वो कुछ जला रहा हो। कुछ लोग सोच में पड़ गए, आखिर वो कर क्या रहा है? और फिर किसी ने मुस्कुरा कर कहा, वाइसर अगर कुछ कर रहा है तो जरूर कुछ बड़ा सोच रहा है, हमें उस पर भरोसा है। पर एक गंभीर बात अब भी बाकी थी। वाइसर अब तक कमांडर आन से नहीं मिला था। आन खुद उसके टेंट के बाहर आई। वाइसर, मैंने माँ से सुना कि तूने मैडम के बारे में पूछताछ की। आन की आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज कांप रही थी। वाइसर, उसे कोई नहीं हरा सकता, किसी वॉरियर ने कभी नहीं। उसकी बात वहीं नहीं रुकी। बकीरा को याद है ना, उसका एक पैर काटना पड़ा, अब वो पहले की तरह दौड़ भी नहीं सकता। वो एक पल रुकी, फिर धीरे से बोली, अगर तुझे भी कुछ हो गया तो शायद मैं जेल नहीं पाऊंगी। लेकिन उसकी बात अधूरी ही रह गई। अंदर आओ, कुछ दिखाना है तुम्हें। वो चुपचाप वाइसर के टेंट में दाखिल हुई और जो सामने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। हर दीवार पर दस्तावेज चिपके थे, ड्राइंग्स, नक्शे, जालों के सैंपल, मैडम की त्वचा के टुकड़े, यहाँ तक कि एक अंडा। वाइसर, ये सब क्या है? वाइसर ने एक गहरी सांस ली। ये जानकारी मैंने जंगल की हर ट्राइब से इकट्ठा की, सब कुछ मैडम के बारे में। उसने उसकी आंखों में देखा, उसके जालों की संरचना, उसकी त्वचा की बनावट, और ये अंडा मैंने सब खुद उसकी लैब में जाकर लिया है। तू उसकी गुफा तक गया था? आन का चेहरा डर से सख्त पड़ गया। वाइसर, तू क्या सच में उससे लड़ने जा रहा है? अगर जा रहा है तो मैं भी तेरे साथ चलूं। लेकिन वाइसर की आवाज सख्त थी। तेरा पैर अब भी एडोनाई की चोट से उभरा नहीं है, तू बस मेरे लिए भार बनेगी। उसके शब्द सख्त थे और पीछे चिंता थी। फिर वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे अब जंगल छोड़ना होगा। कुछ ऐसा है जो मुझे पूरा करना है और उसके लिए मुझे बास्करविल लौटना पड़ेगा। आन का दिल धड़क उठा। मुझे पता था कि तू एक दिन चला जाएगा। उसकी आंखें नीची थी और वाइसर ने मुस्कुरा कर कहा, आन, मैं लौटूंगा और जब लौटूंगा तो इस जगह को सुरक्षित पाऊं। इसलिए मैं मैडम को मारना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो बकीरा के साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। आन ने उसकी तरफ देखा। उस शब्द ने उसे चौंका दिया। हंट, तू उसे हंट करने की बात कर रहा है? उसने वो सारे लम्हे याद किए, घर वाला हादसा, ओमन की जटिलता, हर मुश्किल जो वाइसर ने अकेले झेली थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तू हंट कह रहा है तो क्या मैं नतीजे की उम्मीद कर सकती हूँ? वाइसर की आवाज इस बार बहुत धीमी थी, पर सच्ची। हाँ, तू कर सकती है। रात गहराई, बारिश तेज होने लगी, पत्तों पर गिरती बूंदों की आवाज के बीच वाइसर एक और मॉन्स्टर से टकरा रहा था, एक विशाल सलामेंडर। वो जोर से दहाड़ा। वाइसर ने बेल्ज़ेबब से उसका हाथ काट दिया और कुछ सेकंड में वो हाथ फिर से उगाया। वाइसर की आंखें संकीर्ण हो गई। तो ये बात सच थी, जब तक इसका सिर सलामत है ये रिजेनरेट करता रहेगा। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, तू मेरी आखिरी चुनौती है, अब अपना पावर मुझे दे दे। अब बील अबब में 3 शक्तियां थी, बर्न, इंजरी, साइलेंट हील और रिजेनरेशन। दूसरी ओर गांव में आहान पसीना पहुंचते हुए बोला, काम पूरा हो गया। उसके दोस्त हैरान थे, तूने ये घर बनाया, तुझे ये सब आता है? आहान ने हंसते हुए कहा, वाइसर मेरा भाई, उसके लिए घर बनाना मेरे लिए फर्ज है। हंसी की गूंज में किसी ने याद किया, याद है आहान पहले वाइसर को कितना नापसंद करता था? आहान ने हंसते हुए झुठलाया, हाँ हाँ, पर अगर वो ना होता तो आज हमारा गांव दोबारा नहीं बसता। फिर वो सब खुश होकर वाइसर को बुलाने उसके टेंट की ओर भागे, लेकिन वो टेंट खाली था। एक दोस्त बोला, शायद बाहर गया होगा। आहान ने निराश होकर कहा, मैं चाहता था कि जब वो घर देखे तो उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाया। दूसरे दोस्त ने हंसते हुए पूछा, पर क्या वो ऐसा एक्सप्रेशन कभी दिखा भी सकता? गहरे जंगल में चुपचाप खड़ी थी, उसकी नजर दूर टिकी थी, जहाँ आज की सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली थी। उसके होंठ बुदबुदाए, हे जंगल के देवता, उस वॉरियर को आशीर्वाद देना
जो आज मौत से टकराने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विसर खड़ा था मैडम 8 लेग्स की लेयर के सामने। आसमान में काले बादल जमा हो चुके थे। बारिश अब किसी भी पल शुरू हो सकती है, उसने खुद से कहा। और शायद ये परफेक्ट समय था उसे हंट करने का। हर वेरिएबल, हर संभावना वाइसर पहले ही कैलकुलेट कर चुका था। अब शिकार